बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुमसे है पाकिस्तान इलेक्शन स्पेशल में खुशामदीद। मैं हूँ साजिद हुसैन। मुल्क भर में जनरल इलेक्शन हो गए और इलेक्शन तो हो गए, लेकिन मुल्क भर से नताइज के आने का सिलसिला अभी भी जारी है। तो ये क्यों हो रहा है? क्या फिर से पॉलिटिकल इंजीनियरिंग और डिलेइंग टैक्टिक्स, ताखीरी हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं, रिजल्ट को मैनिपुलेट किया जा रहा है? इस पर हम बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे कि कड़े मुकाबले एक्सपेक्टेड थे मुल्क भर में, उनका क्या बना। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट जिनसे उम्मीद थी कि जीत जाएंगे वो हार गए, और जिनसे उम्मीद नहीं थी वो जीत गए। और मुल्क में पहली बार हमने देखा कि इंडिपेंडेंट सबसे ज़्यादा 91 की पोजीशन में आ गए। 91 नशिस्तें हैं कौमी असम्बली की, जिनको कहें कि ये सारे पीटीआई के लोग हैं या पीटीआई के मुंतखब करदा लोग हैं, जो कि बानी पीटीआई के जेल में जाने के बाद अलग अलग निशानों से इन्होंने इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया था। तमाम सूरत हाल पे बात करेंगे। स्टूडियो मेरे साथ मौजूद हैं, आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आपने कई अदवार मुल्की सियासत के देखे हैं, बड़ा गहरा तजुर्बा रखते हैं और आपकी सोच भी बड़ी वसी है। आपने ग्राउंड पे जाके इलेक्शन को कवर किया है, देखा है। आपने क्या देखा, आंखों देखा हाल पूछेंगे मलिक मुनव्वर साहब। बहुत शुक्रिया सर। मलिक मुनव्वर, आपने टाइम दिया। कराची की मारूफ शख्सियत, आपका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है। सलीम सचवानी ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया सर। सलीम सचवानी साहब, आपने भी टाइम दिया। टेलीफोन कॉल पे भी हमें न सिर्फ जर्नलिस्ट और पॉलिटिशियन हजरात भी ज्वाइन करेंगे, उनसे भी हम राय लेंगे। पहले ज़रा मलिक साहब, 2024 8 फ़रवरी का जनरल इलेक्शन हो गया और पीटीआई के लोग लीड कर रहे हैं, लेकिन ये तो आज़ाद लोग हैं, ये जाएंगे कहाँ? किस पार्टी के नीचे जाएंगे? क्या होगा, क्या हो रहा है? कुछ ज़रा रोशनी डालें ना इस पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। साहिब भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इंतहाई अहम इशू के ऊपर हमें मौका दिया अपना इज़हार ख्याल करने का। साहिब भाई, पहले तो मैं सबसे पहले मैं खान साहब को मुबारकबाद दूंगा कि, और उनकी टीम को भी मुबारकबाद दूंगा कि उन्होंने बहुत ही सख्त तकलीफ़ें उठाई हैं, बहुत ही मुश्किलात के बावजूद ये इलेक्शन पार्टिसिपेट किया, और ये उम्मीद नहीं थी। मैं तो खास पर ये नहीं समझता था कि कोई पीटीआई का आज़ाद उम्मीदवार भी कोई मुंतखब होकर आ सकता है, कोई सीट जीत सकता है। अच्छा, दूरबीन जो मेरे पिछले जो मेरे पिछले तजिए थे, जो मैं सुनेरियो देख रहा था, जो हालात और ग्राउंड पे जो मैं पोजीशन देख रहा था, मुझे ये लगता था कि दूरबीन से भी हम अगर पीटीआई का कोई उम्मीदवार जीता हुआ नहीं देख पाएंगे। मगर वो हमारे सारे जो तजिए थे, जो सुनेरियो नजर आ रहा था, वो सब का सब रद्द हो गया और आवाम ने अपना भरपूर जो मैंडेट है ना, हाँ, वो खान साहब की टीम को दिया है। धांधली हुई? देखिए, नहीं, मैं आप बताता हूँ, धांधली हुई है। अच्छा, अभी भी हुई धांधली? हाँ, धांधली हुई है, क्योंकि धांधली अब सिर्फ यही कह सकते हैं कि नवाज शरीफ वाले कि हमारे साथ धांधली हुई है। अच्छा, क्यों? कि वो तो जिस तरीके से शहजादा वो बनकर आया था और वजीर आजम बनना था, और हम भी यही कह रहे थे कि वो वजीर आजम बना हुआ है, वजीर आजम का प्रोटोकॉल भी इंजॉय कर रहा था वो तो कह सकते हैं कि धांधली हुई है। हमारे ये जो कैंडिडेट आजाद उम्मीदवार जो नहते रहे, जिनकी पार्टी का झंडा नहीं था, इंतखाबी कैंप नहीं थे, जिनकी लीडरशिप नहीं थी, वो विंग कर गए। और सबसे पहले मैं आपको बात बताऊं साजिद भाई, मैं उन दोस्तों को भी ये बावर कराना चाहूंगा, एज ए जर्नलिस्ट, बीइंग एक पाकिस्तानी, बस बहुत हो गया। अच्छा, इमरान खान साहब जिसको कप्तान कहते हैं, वो तो जेल में है ना, और यकीनन उन्होंने जो बोया था वो काट रहे हैं। 9 मई के जो जिस तरीके से साने हुआ वाकयात हुए, और या मुख्तलिफ जो भी इल्जामात उनके ऊपर लगे हैं, वो उसका सामना कर रहे हैं, मुकदमात का सामना कर रहे हैं। उस बंदे के ऊपर 200-250 FIRs भी हों, वो मुकदमे भी झील रहा हो, पार्टी भी तितर बितर हो जाए, टूट फूट चली हो जाए उसमें, और 2-4 बंदे उसके साथ खड़े हों, और वो भी कोई जेल में पड़े हुए तो कोई 1-2 आगे पीछे छुपे फिरे हों, हैं, टीम भी मैदान में न हो। और ये मैं जिंदगी में पहली दफा देख रहा हूं कि ए टीम जो होती है ना, ए टीम, वो सारी की सारी ग्राउंड पर नजर मुझे नहीं आई। और आपको पता है, आप देखें पीटीआई की जो मर्कजी लीडरशिप है, जो पहली लीडरशिप होती है, जो इलेक्शन भी कंटेन करती है और हिस्से भी लेती है,
पुलिस ही बनाती है, वो कहाँ ग्राउंड में है? उनको तो इलेक्शन नहीं लड़ने दिया गया, कुछ भी नहीं हुआ। ये कप्तान की अंडर 19 टीम थी, अच्छा अंडर 19 टीम थी, अंडर 19 टीम थी, और अंडर 19 टीम में जो रिजल्ट, जो नतीजा इस वक्त निकाल कर इस पाकिस्तान के उन लोगों के सामने रख दिया है ना, तो मैं उनसे कहूंगा कि बस बहुत हो गया, बस बहुत हो गया। किन से कहेंगे? मैं आगे बढ़ा दूं सिलसिले को। एक और सीनियर जर्नलिस्ट से मैं ज्वाइन किया है, आपका भी वसी एक्सपीरियंस है, कई बार आपने मुल्क की सियासत देखी, निजी चैनल के आप ब्यूरो चीफ भी से सज्जाद अली शाह ने, जो बहुत शुक्रिया सर, शाह साहब आपने टाइम दिया। सलीम सचवाई साहब, जरा पहले तो मुबारक हो आप लोगों को कि ये सारे कैंडिडेट आप लोग के ही हैं पीटीआई के, तो मुबारक के बाद एक सवाल यहाँ बनता है, आप लोग कहते थे कि धांधली होगी, तो फिर धांधली हुई तो ये इतने लोग कैसे जीत गए? सर धांधली नहीं हुई, धांधला हुआ, और मुबारक की बात की मुस्तहक पाकिस्तान की कौम है, अच्छा, और पूरी कौम पाकिस्तान की जो है वो मुबारकबाद की मुस्तहक है कि उन्होंने खान साहब की क़यादत के ऊपर एतमाद किया, और इतने बड़े धांधले के बावजूद इन्होंने इतने सारे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो खान साहब के ज़ेर सरपरस्ती लड़ रहे थे उनको जितवाया। धांधली की इब्तिदा आपको मालूम है कि वो पहले ही हो चुकी थी, ईवीएम मशीन करके आवाम से वोट के जो असल हक था वो छीना गया ईवीएम मशीन को हटा के। उसके बाद 1 करोड़ वोटर्स को जो कि बैरून ममालिक में रिहाइश पजीर है उनको वोट के हक से महरूम किया गया। 1 करोड़ वोटर उन्होंने ये सेपरेट कर दिए। इसके बाद आप देखें तो हजारों लोग जो है ना जेलों में बंद है इस वक्त भी, जिनको वोट का हक नहीं मिला वहां पे, और वो पीटीआई के वो कारकुन जो पीटीआई के अवाम को निकालने के लिए, अवाम को मोटिवेट करने के लिए होते हैं, वो उनको मोटिवेट करने के लिए नहीं दिया गया। इसके अलावा अगर आप देखें तो कम से कम जो इन्होंने इंटरनेट जो बंद किया, इंटरनेट की में जो बंदिश लगाई, आप क्या समझते हैं कितने लोग वोट के हक से महरूम हुए? मोर देन 1 करोड़ लोग इससे वोट के हक से महरूम हुए। क्यों? कि इलेक्शन वाले दिन इन्होंने अमला कम बिठाया हुआ था। सही, जो बैठा था अमला उसकी रफ्तार इंतहाई स्लो थी, और बहुत एक तो, और जब वो वोटर आते थे कैंपों के अंदर तो उनको ढूंढने में बहुत दिक्कत होती थी, उनको नहीं मिलता था। 8300 पहले ही 2 दिन से ही काम छोड़ चुका था, और जो ऐप उन्होंने ली हुई थी, ऐप बनाई हुई थी मुख्तलिफ पार्टियों ने, और खासतौर पर पीटीआई जो उसमें स्पेशलिस्ट है, सही, उसने अपनी ऐप तैयार की हुई थी कि वो लोगों को फटाफट वोट का हक देने के लिए निकाल के देंगे, पर्चियां उनको फटाफट मिलेंगी, तो वो काम भी नहीं हो सका, तो वहां से भी वोटर वापस किया। अच्छा। इसके बाद में जो अंदर लाइनों में लग के गए तो पोलिंग स्टेशन के बाहर भी लाइनें लगी हुई थी, पोलिंग स्टेशन के बाहर भी लाइनें लगी हुई थी। तो जो बाहर लाइनें लगी हुई थी 5 बजे उसूलन तरीके का ये होता है कि जो बाहर लाइन में मौजूद है उनको पोलिंग स्टेशन के अंदर ले लिया जाता है, तो यहाँ पे भी गैर कानूनी काम किया गया और उनको पोलिंग स्टेशन के अंदर नहीं लिया गया। इस तरह तकरीबन 2.5 से 3 करोड़ लोगों को वोट के हक से महरूम किया गया, और उसके बाद रिजल्ट आप देख लें अभी तक पूरे नहीं आए। आरओ का इलेक्शन बना दिया गया, उसको सही बोरे खोले और फटाफट काउंटिंग करवाएं सारे उसको लड़ने वालों को बुला के उसको वोटों की काउंटिंग कराएं। इस तरीके से इलेक्शन नहीं होते। ठीक है, ठीक है, आगे आपका पॉइंट, आगे आपका पॉइंट। शाह साहब इंडिपेंडेंट जीत गए तो फिर वो चेमा गोइयां दम तोड़ गई कि इस्टेब्लिशमेंट धांधली करेगी, या हथकंडे इस्तेमाल हुए थे क्योंकि मोबाइल सर्विस बंद हो गई सिक्योरिटी के बिना पर, और फिर वो बंद ही हो गई, वो 5 बजे नहीं खुली, वो 11 बज गए, तो रिजल्ट अभी तक नहीं आ रहे। तो आरटीएस सिस्टम बैठा था और ये जो ईएमएस सिस्टम है ये भी बैठ गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साजिद, बड़ा मैं समझता हूँ कि नुकसान मोबाइल सर्विस बंद होने से ये हुआ है कि वोटर्स को अपना हल्का और अपना पोलिंग नहीं पता चल सका, और वो 8300 जो सर्विस मुहैया की गई थी उस सर्विस पे मैसेज करके अपने बोर्ड का नहीं पता करते। मोबाइल सर्विस जो है ज्यादती हुई वोटर के साथ। 10 बजे के बाद जब बंद, देखें पूरा पाकिस्तान बाहर था, पहली दफा 12.5 करोड़ वोटर जो है वो पहली दफा पूरा पाकिस्तान बाहर था, 12.5 करोड़ वोटर रजिस्टर्ड थे। तो ये बात तो मैं यहाँ कहूंगा कि उनकी सेफ्टी हम सबके लिए पहला कदम होनी चाहिए और पहली सोच। तो सेफ्टी के सारे पैरामीटर्स फुलफिल कर दिए गए थे ना शाह साहब। देखें इसमें एक चीज और भी आप ही देखें कि साबिका जो मैंने इस चीज को चेक किया कि जो भी टेररिस्ट
एक्टिविटी हुई है इस साबिक़ा थोड़े से गुजरे हुए महीनों में, वो तमाम मोबाइल डिवाइस के जरिए हुई। जितनी भी हमने स्टडी की उसमें मोबाइल डिवाइस का इस्तेमाल निकला। तो यहाँ तो चलो मैं मुतमईन हूँ कि ये आवाम की सेफ्टी के लिए किया गया और किसी के लिए नहीं, क्योंकि तमाम इदारे तो बंद थे लेकिन वोटर रोड पे था, आवाम रोड पे थी। पीटीआई के साथ धांधली हुई। अच्छा, पीटीआई के साथ सुने, पीटीआई के साथ कहीं पे जो ये बात हो रही है कि हाथ हुए, मैं समझता हूँ कि पीटीआई के जो बैक पे जिन्होंने कैंडिडेट खड़ा किया, पीटीआई बैक पे रही, वो तमाम कैंडिडेट केपीके से लेके पूरे पाकिस्तान में उन्होंने विन किया। ठीक है, अब मुझे यहाँ तशवीश इस बात की है क्योंकि मेरे पास तमाम जो करंट न्यूज़ आ रही हैं और जराए से भी हमारे पता चल रहा है कि पीटीआई की बदनसीबी ये रही है कि शुरू से इनको मिले गंदे अंडे। अच्छा, वो जाके छलांग मार देते हैं, दूसरी टोकरी के अंदर बैठ जाते हैं और अभी भी मारेंगे। और अब मैं फिर वाज़े तौर पे यहाँ बता रहा हूँ, इस वक्त मौका है कि अभी तो रिजल्ट निकले हैं। अच्छा, अभी रिजल्ट आए हैं, अभी पार्टी शुरू हुई है। पार्टी शुरू हो गई। अब बजाय इसके कि इस वक्त गौहर साहब जो हैं उनको चाहिए, क्योंकि वो ग्राउंड पे उतरे हुए ना, एक्टिव है वो, उनको चाहिए किसी भी छोटी पार्टी के अंदर तमाम आजाद उम्मीदवारों को फौरी तौर पर जम कर दें। अच्छा, और जम करने के बाद जाती तौर पे ही आ जाए सामने के लिए हम हुकूमत बना रहे। ठीक है, मैं शाह साहब रोकूंगा आपको, मैं एक तजिया ले लूं। इकबाल अडवाणी साहब ने ज्वाइन किया है, आप पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, खुशामदीद कहेंगे सर अडवाणी साहब शो में। थैंक यू भाईजान। अडवाणी साहब, आजाद उम्मीदवार जीत गए, इसका मतलब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत गई। एक तजिया था, एक तहकीक थी, एक सर्वे था कि पाकिस्तान में पीटीआई का वोटर है और वो निकलेगा, और वो निकला भी। जीत तो सारे गए लेकिन उनके आगे पीटीआई नहीं है, इंडिपेंडेंट है। तो अब फॉर्मूला क्या सेट होगा? ये खरीदो फरोख्त का बाजार लगेगा या कि कोई निशान होगा, एक नई पार्टी होगी, क्या होगा? इस तरह में पाकिस्तान कह रही हम गोद लेंगे आप सबको। नहीं, कुछ लोग पीपल्स पार्टी में चले जाएंगे, कुछ लोग नून लीग में और कुछ जहांगीर तरीन तहरीक। मैंने आपको पहले भी कहा था कि यही होगा और इसी तरह हुआ है। और ज्यादातर जो आप समझते हैं ना, जिनको इंडिपेंडेंट जो है, जो जीते हैं, उन लोगों ने पहले ही अपने सौदे कर लिए कितने लोगों ने, तो वो आपको नजर आ जाएगा। अच्छा, तो फिर बानी पीटीआई की पीटीआई का क्या होगा? नजर आएगा कुछ दिन बाद, मतलब 1-2 दिन में पता चल जाएगा। कुछ लोग नून लीग में जा रहे हैं, कुछ पीपल्स पार्टी में और कुछ जहांगीर तरीन। और पीपल्स पार्टी में भी आपको पता है जरदारी साहब खरीदो फरोख्त में तो बहुत आगे हैं। तो फिर हुकूमत इसका मतलब हुकूमत नवाज लीग बनाएगी और ये सारे बढ़ जाएंगे लोग। देखिए, बज़ाहिर लगता है नवाज शरीफ बनाएंगे, हो सकता है पीपल्स पार्टी भी कुछ ज्यादा। अभी ये डिपेंड करता है कि कौन ज्यादा इंडिपेंडेंट को अपने साथ लेकर चलता है। ये तो जो ज्यादा लेगा, कहाँ गई? अडवाणी साहब, आप ये नहीं बना सकती है। ये मुझे आप बताने से कासिर हैं। अगर आप कह रहे हैं कि सारे बढ़ जाएंगे, लोग खरीद लेंगे इन सबको, तो फिर वो जो पाकिस्तान सबको नहीं। अच्छा। कुछ ऐसे चेहरे हैं जो मारूफ और फेमस पॉपुलर लोग हैं, हाँ। वो तो नहीं जा पाएंगे, उनकी तो मजबूरियां हैं, लेकिन काफी लोग चले जाएंगे। और जो रह जाएंगे वो पीटीआई के साथ होंगे। कुछ पीटीआई का हो, कुछ वो कोई किसी छोटी पार्टी से इत्तेहाद कर लेंगे और उसमें वो चले जाएंगे पीटीआई की तरफ से। और मुझे लगता है काफी कम लोग होंगे और बाकी तक बच जाएंगे। यानी आप यूँ समझे, कुछ पीटीआई में रहेंगे, कुछ नून लीग में और कुछ पीपल्स पार्टी में, कुछ जहांगीर तरीन में। अच्छा, आप कॉल पर रहे ना, मैं पीटीआई वालों से पूछ लेता हूँ। सलीम सचवानी साहब, सब चले जाएंगे? हाँ बिल्कुल। मैं जरा पीटीआई से पहले ले लूं। देखिए, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि चीफ जस्टिस और इलेक्शन कमीशन ने निशान लिया है पीटीआई का। निशान लिया, ठीक है। पीटीआई पे पाबंदी नहीं लगाई थी कि वो इलेक्शन नहीं लड़ सकती। ठीक है, पीटीआई वैसे पार्टी मौजूद है, ठीक है। और जितने भी उम्मीदवार लगे उन्होंने अपने फॉर्मों पे रिटर्न में लिखा हुआ कि वैसे पीटीआई लड़ रहे हैं। ठीक है। अगर इलेक्शन कमीशन दोबारा फॉर्म भरवाता और इनसे लिखवाता कि वो वैसे पीटीआई नहीं है और इंडिपेंडेंट आ रहे हैं, तो एक अलग बात थी। मगर उसी फॉर्म के ऊपर रहे जिसमें इन्होंने लिखा है कि पीटीआई हमारी पार्टी है। तो ये सारे के सारे मेंबर जितने भी एमएनएस बने, वो इखलाकन, कानूनन और आइनन, वो सारे के सारे पीटीआई के ही कैंडिडेट काउंट होंगे। और जो कोई भी इसको छोड़ के जाएगा उसके ऊपर वही फ्लोर क्रॉसिंग का एक्ट लगेगा, वो अपनी सीट से महरूम हो जाएगा। मैं इस पे थोड़ा सा एतराज करूंगा। और मैं आपको एक इंसाफ भी करेंगे अडवाणी साहब, सलीम साहब ने बात की ना कि उनके ऊपर जो है वो कानूनी कार्रवाई होगी, वो नहीं हो सकती मेरा ख्याल है। लेकिन मैं एक बात बड़ी आपको बता दूं, सही
ये जो बहुत सारे लोग देख रहे हैं ना कि पीपल्स पार्टी में लोग आजाद जाएंगे, हाँ। जहांगीर तरीन वालों में चले जाएंगे, सही। कुछ नून में चले जाएंगे, हाँ बिल्कुल यकीनन कुछ लोग जाएंगे, कुछ लोग, ठीक कुछ लोग जा सकते, क्योंकि हर मामला में होता है, जैसा सजाद साहब ने भी कही कि हमेशा जो है ना कुछ ऐसे लोग खान साहब को पहले भी मिले जो अभी भी मिले हैं, ठीक है, कि जिनका कोई ऐसे नहीं है, लेकिन एक हवा है, एक लहर है, खान साहब का एक मैंडेट था, उससे वो जीते हैं, चाहे वो किसी को भी खड़ा करता वो जीत जाते। लेकिन एक बात बता दो जो मैं बता निशान निशान बनाने जा मेरा ख्याल ये है अच्छा। कि अभी खान साहब को और जो बाहर मरकजी लीडरशिप उनकी बैठी उनको फौरी तौर पर हरकत में आना चाहिए, और सबसे बड़ा बाएतमाद साथी इमरान खान का निशान के साथ उसका अलायंस जो है MWM मजलिस वाहिद मुस्लिमीन है, अच्छा, और जो हर मामले में उसके साथ खड़ा रहा है, हाँ। और उसका कैंडिडेट पारा चनार से NA मेडिकल 27 है, वहां से जीत चुका है, ठीक है, तो क्यों ना ये फारे के सारे आजाद उनके साथ MWM में शामिल करवाया जाए, और फिर तगड़ा जो है ना वो अपना उनको जवाब मिल जाएगा कि भाई एक जो ख्वाब देख रहे हैं लोग जो खरीदने वाले खरीदो फरोख्त का बाजार भी गर्म होगा, हाँ। और वो देखे PTI तो PTI रहेगी, अच्छा। मगर पार्लियामेंट में जो निशान चाहिए जो बात चाहिए, हाँ। वो MWM इस वक्त बेहतरीन जबरदस्त चॉइस है, क्योंकि उनका एक नुमाइंदा आ गया है, पार्लिमानी लीडर ही मुंतखब कर रहे हैं ना, ठीक है, तो बाकी तो सारी पॉलिसी नहीं की चलेगी। बस ठीक है। अडवाणी साहब, गालबन आपने दो तजिए सुने, एक तजिया ये था कि MWM एक मजहबी तंजीम है, उधर चले जाएं, गौहर साहब हरकत में है, सारे बंदों को अपना सेफ साइड ले जाएं इससे पहले कि वो बिक जाएं या कि और पार्टी उनको तहवील में ले ले, ऐसा होगा? बिल्कुल होगा भाई, कुछ लोग पीपल्स पार्टी में जाएंगे, कुछ नून लीग में जाएंगे, यही होगा। भले भाईजान अपनी तरफ से जो बात कर रहे हैं उनकी अपनी एक राय है, जहाँ तक मेरी मालूमात है तो मुझे तो यही लगता है कि इसी तरह होगा। और आपको मैं बताऊं, कुछ लोग तो पहले से ही इलेक्शन लड़ने से पहले ही अपने सौदे कर चुके हैं, ऐसी बात नहीं है, वो आपको नजर आ जाएंगे 2-3 दिन में। जो भाई लोग कह रहे हैं वो अपनी तरफ से इनकी राय का एहतराम है, लेकिन जो मेरी अपनी राय है तो यही है कि आपको सब इधर उधर नजर आएंगे। अच्छा। ये नहीं कहता 100% लोग चले एक सिनेरियो आपके आगे, आप यूं समझे 30% उधर चले गए, 15% उधर चले गए, और बाकी PTI में भी रहेंगे, लेकिन 100% PTI में नहीं रहेंगे। अडवाणी साहब, एक सिनेरियो में आपके आगे रख रहा हूं ना कि एक आपको याद होगा साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा था कि मैंने बिलावल को वजीर आजम बनाना है और अपनी जिंदगी में उनको वजीर आजम देखना है, तो वो एक शर्त भी तो आएगी ना, वो कैसे पूरी होगी? देखिए, जरदारी साहब मास्टर है इन चीजों के अंदर, तो मुझे लगता है कि वो भी काफी लोग अपने पास ले लेंगे, लेकिन अभी आप नहीं कह सकते वजीर आजम कौन बनेगा, कब इस वक्त हो जाएगा, लेकिन खरीदो फरोख्त चालू हो गई है, बल्कि मुझे लगता है कि इलेक्शन से पहले से हो गई है ये, और अभी आपको कुछ दिन में इसका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। मेरी जो राय है या मेरी जो मालूमात है, मैं जो कह रहा हूँ यही होगा। भाई लोगों की अपनी राय है, उनका भी एहतराम है, लेकिन ये बच जाएंगे 100%, किसी पार्टी में नहीं जाएंगे। पीपल्स पार्टी को भी 100% नहीं मिलेंगे, इंडिपेंडेंट और इनको भी नहीं मिलेंगे, नून लीग को, और इसी तरह PTI भी नहीं होंगे। लास्ट में मुझे टाइम बहुत, लास्ट में मुझे ये बताइएगा, एक खबरें ब्रेकिंग हो रही थी, कुछ जराए बता रहे थे कि एक आला सतह का वफ्द अडियाला जेल गया है, बानी PTI से मुलाकातें जारी हैं, क्या वाकई ऐसा कुछ हो रहा है? नहीं, देखिए, कोई कुछ भी करे, जो मैं आपको कह रहा होगा वही जो मैंने आपको कहा है। बाकी आप देखिए, बातें तो आती रहेंगी, ये हो रहा है, ये हो रहा है, यहाँ डील हो रही है। देखिए, ये सब है नहीं, एक दिन पहले या इलेक्शन के होने के बाद ये डील नहीं होती, ये पहले से तय होता है कि कौन कहाँ से जाए, कौन कहाँ जाएगा। तो वो पहले से तय नहीं होते हैं पाकिस्तान में, आपको पता है किस तरह होते हैं। अगर मुझे पता है अगर PTI को सब कुछ देना ही था तो इनका बल्ले का निशान छीना ही नहीं जाता ना। जब इनको बल्ले का निशान नहीं मिला तो उसका मकसद ही यही हुआ कि वो जो आजाद उम्मीदवार होंगे PTI के नाम पे जीतेंगे और बाद में दूसरी पार्टियों को ज्वाइन कर लेंगे। उसी वजह से तो बल्ले का निशान इनसे लिया गया। और एक मैं आपको और बात बता दूं, अगर बल्ले का निशान इनसे नहीं जाता तो इलेक्शन ही नहीं होते मेरे भाई। अच्छा, मुझे लास्ट में एक आखिर मुझे ये बताइएगा, बानी PTI बाहर आते हुए नजर आ रहे हैं रिसेंट? नहीं लगता PTI बानी इतना जल्दी बाहर आ सके। मेरी राय तो ये है कि बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल, कोई चांस नहीं है। अच्छा, और शहबाज वजीर आजम बनेंगे? हाँ, वजीर आजम अब वही बनेगा जो मैंने कहा था ना कि जो यस्सर करेगा। कि यानी आप ये समझ लें कि जो भी वजीर आजम होगा इसको चलाएगा कोई और। मैंने आपको इससे 2 दिन पहले भी एक इंटरव्यू में कहा था
कि वो पहले से सब तेज हो चुका है और जो जितना फर्मा बरदार रहेगा इतना टाइम उसकी गवर्नमेंट चलेगी। जिस दिन उसने यहाँ वहाँ दाएं बाएं देखा तो गवर्नमेंट आउट। ठीक है जी, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपके तजिए का। इकबाल अडवाणी साहब हमारे साथ लाइन पर मौजूद है। शाह साहब, आप सिनेरियो क्या देखते हैं, कौन वजारत उज़्मा के मनसब पे बैठेगा? और एक आईनी बात है, इंडिपेंडेंट की तादाद तो फर्स्ट पर है, लेकिन वो चूंकि इंडिपेंडेंट है, उसके बाद नंबर आता है नवाज लीग का। तो नवाज लीग, जैसे आज नवाज शरीफ साहब ने स्पीच भी की, कहा हम सबको लेके चलेंगे, तो इसका मतलब ये नवाज हुकूमत बनाएगी, लीड करेगी और बाकी सब इत्तेहादी बनेंगे, क्या समझे? मैं बड़ी अक्स क्या लें हम? हाँ, बड़ी वाज़ेह गुफ्तगू इस मामले पे कर देता हूँ कि तमाम चीज़ें तयशुदा हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि कुछ नया होने जा रहा है और इसके अंदर कुछ ट्विस्ट आएगा काम के अंदर, कहीं कोई ट्विस्ट नहीं आना है। आडवाणी साहब जो बात कर रहे थे कि प्री प्लान सारा काम हुआ, ये हुआ, वो उनकी अपनी राय है। बहरहाल मेरी अपनी सोच ये है कि इस वक्त जो है ट्रक और जहाज दोनों उतरे हुए हैं। किसने ट्रक में बैठना है, किसने जहाज में बैठना है, ये बात तय है। अच्छा। क्योंकि वो देर जो हो रही है, जो अली गौहर की स्ट्रेटेजी जो लीड कर रही है, वो चीज ट्रक और जहाज को स्पेस दे रही है। अच्छा, इमीडिएटली बड़ी अच्छी बात है, ये मैं इससे बिल्कुल मुत्तफिक हूँ कि इमीडिएटली जो एज पर लॉ बात है, अच्छा। इलेक्शन कमीशन ने कानून बनाया कि आप फौरी तौर पे कहीं जम हो जाए। दूसरा क्या था? दूसरा ये था कि आजाद चाहे तो अपना प्राइम मिनिस्टर ला सकते हैं। आपको याद होगा, ये ऑन रिकॉर्ड बात है ये। तो जब आप इस तरफ भी नहीं आ रहे और अभी तक आप यही लड़ रहे हैं कि वो सीट छिन गई, ये छिन गई, मुजाहरे शुरू हो गए, आरओ के दफातर के ऊपर मुजाहरे हो रहे, ठीक है, ये चीजें अपनी जगह है, लेकिन जो लीडर होता है इस वक्त ग्राउंड पे वही लीड कर रहे हैं अली गौहर। उनको चाहिए कि स्ट्रेटेजी प्लान कर ले फौरी तौर पे, वरना ट्रक और जहाज जो खड़ा हुआ है आगे ज्वाइन किया इसरार अहमद भाई साहब ने, मरकजी रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, खुश आमदीद कहेंगे सर। भाई साहब जी बहुत शुक्रिया। भाई साहब, ट्रक और जहाज का जिक्र हो रहा है और खरीदार पहुंचे हैं इस्लामाबाद में। इंडिपेंडेंट जीत गए, वो कहे कि पीटीआई के जीत गए तो कोई वो दो राय नहीं होगी, पीटीआई के लोग ही हैं वो, लेकिन अब उनके पास पीटीआई का सिंबल नहीं है, वो इंडिपेंडेंट निशानात से लड़कर आए, तो अब उनके लिए खरीदार बैठ गए। तो आपको सिंध हाउस भी याद होगा। भाई, सबसे पहले तो मैं आपके प्लेटफॉर्म के जरिए पाकिस्तानी अवाम का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि पाकिस्तानी अवाम ने अपने वोट की पर्ची से उस जुल्म और जबर का मुकाबला किया जो हम गुज़िश्ता 2 साल से बर्दाश्त कर रहे थे एज अ पार्टी, पोलिटिकल पार्टी। और मैंने कई दफा प्रेगनेंस में आपको आके कहा कि जो पीटीआई है वो एक हकीकत है। आप पाकिस्तान की क्या दुनिया की किसी भी सियासी जमातों की तारीख उठा लें, किसी जमात के साथ ऐसा नहीं हुआ कि उसकी लीडरशिप भी बंद हो, उसके पास सिंबल भी ना हो और वो आजाद निशानात के तहत इतने बड़ा वोट मैंडेट लेके पार्लियामेंट में पहुंचे। अब आ जाते हैं आपके सवाल की तरफ। देखें, फर्क क्या है? फर्क ये है कि इस दफा जो लोग आजाद कैंडिडेट्स को बिकाऊ माल समझ रहे हैं, उनको शायद मायूसी होगी, क्योंकि ये आजाद कैंडिडेट बेसिकली पीटीआई के ही थे और उनको बड़ा स्क्रूटनाइज किया गया। उनके जो पेपर्स थे वो छीनने से लेके, उनके सिंबल्स के अलॉटमेंट से लेके, उनकी कैंपेन से लेके, उनकी रिजल्ट्स तक, तो इनकी कमिटमेंट उन तमाम हमारे जो कैंडिडेट्स थे जो पिछली दफा हमारे टिकट के ऊपर इलेक्ट होकर आए थे, उनसे ज्यादा कमिटमेंट होगी। अच्छा, अगर एक लम्हे के लिए फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट हम ये तस्लीम कर लेते हैं कि ये मंडियां, ये जहाज और ये सारा कुछ हो जाएगा, तो सबसे बड़ा नुकसान इसमें होगा पाकिस्तानी अवाम का। ठीक है, इस पाकिस्तानी अवाम ने जिसने एक उम्मीद के तहत एक पुरम तरीके से, मेरे 12 प्रोग्राम आपके पास मौजूद हैं, उनकी क्लिप भी आप निकाल लें कि अगर 9 मई का एक झूठा और भोंडा इल्जाम लगाकर पीटीआई को विक्टिमाइज किया गया, तो उसके नतीजे में अवाम, जो लोग हमें कहते थे कि खान साहब आपकी रेड लाइन थे और खान साहब जब गिरफ्तार हुए तो आपने कोई रिएक्शन नहीं दिया। अब एक बड़ा एक इंपॉर्टेंट सवाल करने चाह रहा हूं। हुकूमती उमूर संभालने से पहले असद कैसर कहते हुए नजर आ रहे हैं कि वफाक में भी हम हुकूमत बनाएंगे, सूबों में बनाएंगे। आप लोग कहा करते थे कि हम 9 मई की जुडिशियल इंक्वायरी करेंगे, तो मुक्तदर हल्के एस्टैब्लिशमेंट इनके साथ क्या आप लोग होंगे, या कि मीठा मीठा आप कड़वा कड़वा तू बस हुकूमत लेके बैठ जाएंगे, या कि पहले 9 मई होगी और धांधलियां होंगी और एहतसाब होगा?
आपने सवाल कर लिया, मुझे जवाब देने का हक हासिल है या नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल करें, बिल्कुल उसके बाद जरूरी सवाल है तो वो भी एक साथ कर लें ताकि मैं उसको मुकम्मल जवाब दे दें 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 दें। देखिए, मैंने ऑन रिकॉर्ड ये कहा था कि 9 मई की शफाफ तहकीकात सिर्फ और सिर्फ पीटीआई की गवर्नमेंट आने के बाद होगी, उसके बगैर किसी पॉलिटिकल पार्टी में, क्योंकि वो जो मिक्स 4-16 महीने तक बरसर इक़्तिदार था उसमें ये जरूरत और कैपेसिटी नहीं थी कि वो कर सकता। तो मैं फिर कहता हूं कि अगर पीटीआई गवर्नमेंट बनाती है वफाक में और सूबों में, तो इंशाअल्लाह लजीज 9 मई की शफाफ तहकीकात होंगी और कौम के सामने होंगी। हम वो लफ्ज में इस्तेमाल नहीं करना चाहते, उसको आसान कर लेता हूं कि वो ड्रामा जो लाइव आप कोर्ट की प्रोसीडिंग दिखाते हैं वो नहीं होगा, बल्कि फैक्चुअल चीजें होंगी कि ट्रांसपेरेंसी होगी ट्रायल के अंदर और जो एविडेंसेस होंगे वो भी क्लियर होंगे। अब आप जो बात कर रहे हैं कि हमने अगर कॉम्प्रोमाइज करना था ना तो फिर इतना मुश्किल इलेक्शन लड़ने की हमें जरूरत नहीं थी। हमें तो बहुत ऑफर थी, आपके बकौल जहाज भी तैयार खड़ा हुआ था, खान साहब के लिए सारी चीजें भी अवेलेबल थी, और आपने एक प्रोग्राम में कहा कि मेरी इतलात के मुताबिक एक बड़ी शख्सियत ने आज डील करा दी है और खान साहब मुल्क छोड़ के जा रहे हैं, और मैंने आपको कहा था, वो क्लिप भी आपके पास मौजूद होगी, कि खान साहब मर जाएंगे पाकिस्तान नहीं छोड़े, और आज पाकिस्तानी अवाम ने वो कर रहा था इमरान खान ने उनके लिए किया था। तो द पॉइंट इज कि पाकिस्तान की सियासी तारीख तब्दील हो चुकी है। अब वो लोग ये समझते हैं कि हम कुछ भी फैसला करें और वो इम्प्लीमेंट हो जाएगा, उनके लिए ये चीजें इतनी आसान नहीं होंगी, क्योंकि पाकिस्तानी अवाम ने शऊर के जरिए जिस वोट को की ताकत से, देखिए इनकलाब जो है वो दो तरह से आता है साजिद भाई, और एक है बुलेट का इनकलाब, खूनी इनकलाब होता है, और एक होता है बैलेट का इनकलाब जो सॉफ्ट इनकलाब होता है। ठीक है, अगर ये बैलेट का जो इनकलाब है इसका रास्ता आपने रोकने की कोशिश की, चाहे वो हॉर्स ट्रेडिंग से, चाहे रिजल्ट स्टेज करने से, तो फिर खुदा ना खास्ता खूनी इनकलाब आ सकता है। ठीक, तो आ गया। ये है कि आप बैलेट के इंतखाब को जो है उसको इज्जत दें, और वोट को इज्जत देने वाली पार्टियों को जो है चाहिए कि वो ग्रेस का मुजाहरा करें और देखें कि एक अकेला शख्स जिसके हाथ पांव बांध के आपने मैदान में छोड़ा, और तमाम इदारे और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज उसके खिलाफ इलेक्शन लड़ रही थी, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तानी अवाम की ताकत से वो भरपूर वोट लेके आया। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपके तजिए का, बहुत शुक्रिया इसरार भाई ने अपना कीमती वक्त दिया। मलिक मनोहर साहब, आपने देखा कि निशानात ऐसे थे, बैंगन था, कुर्सियां थी, विकेट्स थी, टेबल टेनिस के रैकेट थे, चिड़ियाएँ थी, परिंदे थे, लेकिन अवाम ने बड़ा सोच समझ के ठप्पा लगाया है। आप तैयारी देख रहे हैं अवाम की, अप्रिशिएट करेंगे। और फिर कहा जाता था पाकिस्तान का लिटरेसी रेट है कि यहाँ पे कोई पढ़ा लिखा इतना नहीं है, अवाम बाशऊर नहीं है, तो ये सारी बातें तो कहते हैं ना रद्द हो गई, और अवाम ने बड़ा देखभाल के वोट दिया। उमर अयूब 1 लाख से भी ज़्यादा उनका वोट क्रॉस कर गया, भारी अक्सरियत से सारे इंडिपेंडेंट जीते हुए जा रहे हैं। साजिद भाई बिल्कुल आपने बजा फरमाया है निशानों के हवाले से। अवाम ने जो इजहार किया है, जो वोट की पर्ची का इस्तेमाल किया है, उससे तो बखूबी अब अंदाज़ा लगाया जा सकता, दो राय नहीं है कि अवाम बाशऊर हो चुकी है। अगर बाशऊर न होती तो इतने मुश्किल निशानात जो है ना वो तलाश करके, और पूरी किताब जितना वाला वो जो सफ़ा था उसके ऊपर वो अपनी स्टैंपें ना लगाते। तो उन्होंने तलाश करके बता दिया ना कि सबको मुस्तरद करके अपने मनपसंद निशानात को तलाश करके उन्होंने वोट दिया, चाहे जिसको भी दिया। अगर हम सिंध की बात करें तो पीपल्स पार्टी भी उसमें फर्स्ट नंबर पर आई है, ठीक है ना। तो हम लग लो करते हैं जो अपने एक जाविये खींच के बैठे होते, ये दिखा रहे होते हैं कि भाई वो देखे ना वो खत्म हो गया, वो ये हो गया, वो हो गया, वो नहीं रहा। नवाज शरीफ साहब ने अपने इंतखाबी कैंपेन में KPK के लोगों को मुखातब करके कहा था कि बेवकूफ लोग हैं, तो बेवकूफ लोगों ने देखा क्या चमाट मारी है। तो उन्होंने बता दिया कि हम बेवकूफ नहीं है, अब हम मैच्योर हैं, शऊर वाले हैं। सबसे ज्यादा जो कैंडिडेट आए हैं ना वो KPK से आए हैं, तो KPK में तालीम की वाकई बहुत कमी है, और जो वहां का तबका है वो सीधा साधा तबका है। बानी पीटीआई ने इतना शऊर दे दिया, इतना शऊर उसने दे दिया है। भुट्टो के बाद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने भी जद्दोजहद की, मगर खान साहब ने वाकई जो लोग कहते थे, हम भी सुनते थे कि जिन्होंने शऊर दे दिया। एक सादा आदमी 60-70 साल का बूढ़ा आदमी वो कह रहा है मैंने इनको वोट दिया, तो उसको ये पता था ना कि ये फलाने निशान वाला
ये इया कनाबद वैया करस्तईन वाले का ही नुमाइंदा है, तो मैंने इसको ही वोट देना है। अब यहाँ पर बनती है बड़ी दयानतदारी की बात, जिन लोगों ने चाहे वो सी क्लास के कैंडिडेट क्यों नहीं मैदान में आए, अगर उन्होंने भी अब बैक मारा ना और अपनी चमक धमक देखी या बिकाऊ माल बने, तो उनका भी अंजाम यही होगा जो परवेज खटक का हमने देखा है। सही, मैं आगे शेख आपका रशीद वालों को। आगे बल साहब आपका पॉइंट आ गया। टेलीफोन कॉल पे भी मैं ज्वाइन कर चुके हैं जीशान अहमद सिद्दीकी साहब, सीनियर जर्नलिस्ट। खुशामदीद कहेंगे सर जीशान साहब। अस्सलाम वालेकुम भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप कॉल पर ही रहे, आप को शामिल गुफ्तगू करते हैं। मैं जरा पहले पीटीआई से एक ले लूं मौक़िफ़। सर इतना शऊर, एक आपसे सवाल हुआ था कि आप लोगों ने एक ऐप लॉन्च की थी कि जिसमें आप अपने लोगों को बता रहे थे कि यार ये सिंबल हमारे लोगों के हैं, कामयाबी मिल गई, आगे का लाया मतलब क्या होगा, कैसे हुकूमती उमूर बनेंगे, अपोजिशन में जाएंगे आपके लोग? देखिए, पहले तो मैं इनकी जो इख्तिलाफ था उसका जवाब दे दूं। मैंने अल्फाज इस्तेमाल किए थे कानूनन, आइनन और इखलाकन। जो वो जितने भी पीटीआई के नुमाइंदे हैं वो दूसरी जगह पे नहीं जा सकते। ठीक है, मगर हमारे यहाँ पे कानून की भी दर्जियाँ बिखेरी गई हैं, हमारे यहाँ पे आइन की भी दर्जियाँ बिखेरी गई हैं, और हमारे यहाँ पे इखलाक की भी दर्जियाँ बिखेरी गई हैं। ठीक है। मुसलमान हुए जिसके हाथ और जबान से दूसरा मुसलमान महफूज रहे, और आपने देख लिया कि किस तरीके से लोगों को बेइज्जत किया गया, किस तरह खवातीन और दीगर मामलात किए गए, और किस तरह कल वोटर्स के साथ में वोटरों को तजलील बर्दाश्त करनी पड़ी लंबी लंबी लाइनों में लग के। अगर ईवीएम मशीन होती तो उसकी रफ्तार भी तेज होती, और जो इन्होंने सिस्टम स्लो किया, जो इन्होंने इंटरनेट स्लो किया, जो इन्होंने हक छीन लिया आवाम से वोट का, एक तरह से इंटरनेट स्लो करके 1.5 से 2 करोड़ वोटर्स तो इसके अंदर में जो है ना वोट नहीं डाल सके, सिर्फ इस वजह से कि इंटरनेट की बंदिश की वजह से। वरना ऐप होती है, ऐप के अंदर एक विद इन फ्यू सेकंड्स जो है ना वो इंसान को वोट का पर्ची बन जाती है कि भाई आपका वोट यहाँ पे आप चले जाइए, बना के दे दी। मगर जब यही चीज मैन्युअली ढूंढते तो एक बंदे को 5 से 10 मिनट आराम से लग जाते हैं उसके ढूंढने में, नाम ढूंढ के पर्ची में। इतना ज्यादा डिफरेंस अगर कैलकुलेट करें तो जो मैं तादाद आपको बता रहा हूँ कि 1.5 से 2 करोड़ इससे भी ज्यादा चली जाएगी। ठीक है। कई लोग हमने देखे जो वापस जा रहे हैं बेचारे वोट न मिलने के वजह से, पर्ची न मिलने की वजह से। इसकी तमाम तर जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन पे, इसकी तमाम तर जिम्मेदारी जस्टिस फाइजी साहब पे, इसकी तमाम तर जिम्मेदारी उन ताकतवर हलकों पे जो हुकूमत बनी हुई है स्कूल की, और इसकी तमाम तर जिम्मेदारी इंटरनेशनल माफिया पे भी है जो इन ताकतों को कंट्रोल करती है। ठीक है जीशान, मैं चाहूंगा कि अब आपसे मैं टेक ले लूं। आपने देखा कि आम इंतखाबात हो गए और आप भी 12 कहते थे हो जाएंगे, बहुत सारे जर्नलिस्ट और अकाबरीन कहते थे कि मुमकिन है ना हो पाए, लेकिन खुश असलूबी से हो गए। अब इंडिपेंडेंट का क्या होगा, सिनेरियो बताएं, क्या आगे बनने जा रहा है? साजिद, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने जो है मेरे मौका जानने के लिए जो है मुझे मौका दिया आपने। साजिद, सबसे पहले तो ये एक अवाम पैदा किया जा रहा था कि मुल्क में आम इंतखाबात नहीं होंगे। तो अगर आप बात करेंगे स्टार्ट से लेके मियां साहब की वतन वापसी से लेके और आम इंतखाबात होने तक और उसके बाद उसके नताइज, तो आपने अक्सर मेरे ब्लॉग्स देखे होंगे और मेरा तजिया आपने हमेशा सुना है कि मैंने मियां साहब की वतन वापसी का भी आपको कहा था कि वतन वापस आएंगे, और मैंने आम इंतखाबात का भी कहा था कि अपने वक्त पर होंगे। अच्छा, आम इंतखाबात जब हुए और इसके बाद जो नताइज आए, एक तो सबसे पहले जो जिस हिसाब से आजाद उम्मीदवार जो कामयाब हुए हैं, जो तकरीबन 100+ जो मेरे पास रिपोर्ट है 100+ है। अच्छा, एक चीज को आप नजरअंदाज ना करें इसमें, वो ये कि ये सारे 102 की मेरे पास रिपोर्ट है आजाद उम्मीदवार की, तो ये 102 आजाद उम्मीदवार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नहीं है। अमूमन आपने इससे पहले भी आम इंतखाबात में देखा है कि कुछ लोग जो जिनका बरादरी सिस्टम होता है, जिनका अपना गांव का एक सिस्टम होता है जहां उनका अपना एक मजबूत वोट बैंक होता है, क्यों नहीं है जीशान, ये क्यों नहीं है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उनके नामजद करदा उम्मीदवार हैं? साजिद, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको भी, आप मेरी बात को सुन लीजिए, आप मेरी बात को मुकम्मल दीजिए। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ, इसमें तकरीबन 15 से 16 ऐसे लोग हैं जो वैसे अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंतखाबात में होती भी तो तब भी वो आजाद हैसियत में इलेक्शन में हिस्सा लेते हैं, क्योंकि उनका अपना एक बिरादरी सिस्टम होता है और उनका हमेशा से वहाँ वोट बैंक रहता है। तो वो आजाद हैसियत में ही इलेक्शन लड़ते हैं, और जब वो देखते हैं कि जो पार्टी हुकूमत बनाने की पोजीशन में है तो वो उसके साथ शामिल हो जाते हैं। ठीक है। अच्छा, दूसरा, अगर आप ओवरऑल अगर आप बात करते हैं, अगर मैं आपकी उस बात पे भी आता हूँ कि आप अगर कहते हैं कि ये 102 लोग जो हैं ये सारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं, चले मैं उसकी इस बात को भी तस्लीम कर देता हूँ, लेकिन मुझे एक बात बताएं कि 102 उम्मीदवार इनकी स्ट्रेंथ क्या है,
इनकी स्ट्रेंथ क्या है, ये किधर जाएंगे। अगर आपको याद हो, मैंने अपने व्लॉग में बात की थी कि इमरान खान साहब से MWM के राजा नासिर अब्बास साहब ने मुलाकात की है, इसमें जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आजाद उम्मीदवार अब जो है जब 3 से 72 घंटे के अंदर इनको फैसला करना है कि आपने किस सियासी जमात में आपने जाना है, तो मैंने उसमें एक बात ये भी वजाहत की थी साजिद कि आप अगर KPK की बात करें, KPK में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो है बहुत ज्यादा वोट बैंक है और ज्यादा जो नशिस्तें हैं इनकी KPK की हैं। ठीक है, अब मुझे बताएं MWM, मैं फिर उस तरफ जाना नहीं चाह रहा हूँ, बात करना चाह रहा हूँ, लेकिन जो KPK के लोग हैं वो पख्तून आबादी और MWM कौन है? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आजाद उम्मीदवार जो है, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो इमरान खान साहब के हिमायत याफ्ता थे, जो जैसे कामयाब, क्या वो MWM का हिस्सा बनेंगे? यकीनन आप भी इस बात को बेहतर समझते हैं क्योंकि इधर भी दूसरी वाली बात आ जाएगी। ठीक है, तो और दूसरा मेरे पास जो मुख्तलिफ जराए से जो खबर है और कुछ दोस्त रास्ते में है, मैंने उनसे पूछा, तकरीबन इस वक्त 14 से 15 जो है इसके आजाद उम्मीदवार जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लोगों से रास्ते में है। ठीक है, 14 से 15 आजाद उम्मीदवारों, इस वक्त मेरे पास अपनी रिपोर्ट में आपको बता रहा हूँ, जो मुख्तलिफ जराए है 14 से 15 ऐसे आजाद उम्मीदवार हैं तो इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से रास्ते में है और वो किसी वक्त भी ऐलान कर देंगे। आप देख लीजिएगा, 72 घंटे में ऐलान तो होना ही है, लेकिन 14 से 15 आजाद उम्मीदवार की रिपोर्ट में है इस वक्त। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। 72 घंटे बड़ा अहम एक नुक्ता आपने दे दिया ज़ीशान, आपके वक्त का शुक्रिया सर। 72 घंटे बहुत अहम है। कराची से भी एक सरप्राइज हो गया, MQM ले गई बाजी। ये बाजी ले गई या बाजी तैयार थी बस देनी थी, या वाकई MQM पाकिस्तान ने अवाम की मोबिलाइजेशन और कैंपेन अच्छी चलाई थी? शाह साहब देखें जी, चॉइस का मामला था। जहाँ चॉइस का मामला आता है तो वोटर वहाँ अपनी चॉइस देखता है और वो देखता है कि इलाकाई लेवल पे क्या हुआ। साबिका दौर में जो कराची से PTI के MP MNS जो भी थे, काम कर रहे थे, तो उनकी जो एक्टिविटी थी वो इलाकाई लेवल पे जो है वो मुकम्मल नहीं थी। तो आवाम ने रद्द अमल के तौर पे वोट डाल दिए, लेकिन जो आज़ाद उम्मीदवार थे PTI के सरकर्दा लोग, उनको भी वोट पड़े, ऐसी बात नहीं वोटों का। दरअसल टेन्योर जो हम देख रहे हैं इस दफा जो टर्नओवर आया है वोटर्स का, वो मैक्सिमम जो है ना 35-40% से ऊपर गया नहीं है कहीं पे भी पूरे पाकिस्तान में। अब मामला ये आ रहे हैं कि जब कम टर्नओवर होता है तो उसके अंदर कम वोटों के ऊपर सीट निकल जाती है। तो सीट निकली है। अब आ जाए, अब ये जो 72 घंटे वाली आप बात कर रहे हैं, और ये जो ज़ीशान अभी बड़े प्यारे जर्नलिस्ट हैं और मोहब्बत करने वाले बंदे, बड़ी अच्छी इन्होंने बात की। ये तस्दीक शुदा बात है कि 15 से 16 जो है वो आज़ाद उम्मीदवार जो हैं वो पॉलिसी के तहत सियासी पार्टी के खड़े किए हुए होते हैं। हर इलेक्शन में ऐसा होता है। अच्छा, तो वो बिल्कुल है, उसमें कोई दो राय नहीं है। अब रह जाते हैं बाकी आज़ाद उम्मीदवार जो कि बिल्कुल अम्ब्रेला के नीचे लड़े हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। तो ये बात बड़ी दूररसद बात इन्होंने की है अभी कि वो जो जमात है जिसके मामलात का अभी जिक्र कर रहे थे, वहां से KPK के लोग जो हैं वो बाकी इंटरेस्ट नहीं लेंगे उसके अंदर। और ये बात है कि इस वक्त इमीडिएटली मैं ये समझता हूँ, बार बार यही कह रहा हूँ कि 72 घंटे का वक्त गुजरते देर नहीं लगती है, क्योंकि जो दो बड़े सियासतदान इस वक्त बैठ चुके हैं ना कुंडली बना के। अच्छा, जरदारी साहब, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, बिलावल भी पहुंच गए। तो ये देखें, ये लोग जो है फायर करने में देर नहीं करेंगे। अच्छा, ये अपना काम करेंगे। ये वो सियासतदान है जिन्होंने जेल वेल काट ली, सब कुछ कर लिया। आप फारिग हैं, बिल्कुल फोकस इसी के ऊपर है सारे मामलात का। तो मैं अभी भी कहता हूँ कि अली गौर को चाहिए कि सारे मामलात में देर ना करें। ये बड़ी मेहनत का, वफा का वोट है जो PTI को मिला है। मुमकिन है कि यहाँ से ये बिक जाएगा, ये बेवफाई खराब हो जाएगी और ये बड़ा जुल्म हो जाएगा, आवाम की दिलादारी भी हो जाएगी, आवाम की अलग दिलादारी हो जाएगी। मैं पंजाब से एक मौक़िफ़ दे रहे थे, एक सीनियर जर्नलिस्ट ने ज्वाइन किया है, ज़ोहेब मंशा साहब ने। मंशा साहब, खुशामदीद कहिए शो में। बहुत शुक्रिया साजिद साहब, थैंक यू। ज़ोहेब मंशा, पहली बार पाकिस्तान की कौम देख रही है, इंडिपेंडेंट 102 पर पहुंच गए, ये होगा क्या, कुछ बताएंगे? साजिद भाई, बिल्कुल ऐसा ही है और माशाल्लाह पाकिस्तान की अवाम निकली है और उसने अपने वोट का सही हक जो है वो अदा किया है। और जो नताइज हैं जो कल से हमें नजर आ रहे थे वो बहुत खुशाइन थे। उसके बाद फिर हमने देखा है कि नताइज जो है वो बदलना शुरू हुए और अभी बल्कि कुछ देर पहले की बात है कि आलमगीर खान जो है, जो कि आजाद हैसियत में PTI के कैंडिडेट थे, उनके वोट जो है वो 1000 कर दिए गए हैं, जबकि उनके वोट लाख से अब थे। 1000 हो गए वोट आलमगीर के? जी, 1000 वोट उनके किए गए हैं अभी।
अल्लाह उन्होंने- अकबर। जी जी, तो उनके वोट जब तो फिर के बकौल 1 लाख से ये ज्यादा- 1000, ये जो आपने ब्रेकिंग दी है जोहेब, मुझे यही इल्म था, हमारी टीम कह रही थी कि जोहेब आपको ब्रेकिंग देंगे, तो फिर ये आवाम का क्या होगा? फिर ये आवाम पूछेगी नहीं, किससे पूछे? जी बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए ऐसा होना नहीं चाहिए, और जैसा कि आप भी पहले कह रहे थे और जो भाई हैं वो भी बता रहे थे कि इतना हमें इंतजार करना पड़ा। इलेक्शन कमीशन जो है वो भी हम भी रात सुबह तक जो है वो इंतजार करते रहे कि कब हमें रिजल्ट दिया जाएगा, लेकिन फिर वही मैनुअल तरीके से आलमगीर की जो नशिस्त है जोहेब, उस पे जो सूबाई नशिस्त पर पीटीआई के कैंडिडेट हैं जिनका निशान था तमगा, उनका नाम था मोहम्मद ताहा, 8000 समथिंग वोट तो उनके हैं। मैंने फॉर्म 47 देखा है। बिल्कुल ऐसे ही है। और आप देखेंगे बहुत सारे इसी तरह के ज़ालतियत में जो रात तक जीत रहे थे, उसके बाद बिल्कुल जो है वो काया पलटी है। और आप बहुत सारे ऐसे भी कैंडिडेट्स हैं जो कि प्रोटेस्ट पर बैठे हुए हैं। NA 237 से जो कैंडिडेट थे वो भी प्रोटेस्ट से पर इस वक्त बैठे हुए हैं। और NA 234 जोहेब मंशा कोरंगी का हल्का था गालबन, उसका भी अभी तक कुछ पता नहीं है। NA 234 उसका कुछ है अपडेट है उसकी? 237 की 234 गालबन पीपल्स पार्टी के अली राशिद थे इस पर। अच्छा नहीं, इसकी मुझे अपडेट नहीं है, बट ये है कि जो लियारी वाला हल्का है वहां से नबील गबोल जो है वो जीत चुके हैं। माशाल्लाह, ठीक है। और पंजाब में मैं चाहूंगा जरा रोशनी डाले कि ओन चौधरी बड़ी तादाद से जीत गए और बड़ा वोट पड़ा लाहौर से उनको। इतना वोट तो साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को नहीं पड़ा। बिल्कुल ऐसे है ना? बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन आप देखें कि लाहौर से बिलावल साहब जो है, हेलो जी 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 जी, तो मियां साहब आए, मियां साहब जीत गया, तो हमें एक तरफ बहुत वाज़े तौर पर पॉलिटिकल इंजीनियरिंग जो है वो नजर आ रही है, जो कि अब जो नताइज जो तब्दील किए जा रहे हैं। मैं यहाँ पे एक ऑडियंस को ब्रेकिंग दे दूं कि पीटीआई के एक लेबर विंग के एक रहनुमा थे सरबुलंद खान, उनकी कामयाबी का नतायज का ऐलान कर दिया गया है। सरबुलंद खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वफादार साथियों में से थे और आप कामयाब हो गए हैं और आपको बड़ी मुबारकबाद के आप मुस्तहिक हैं। आपने जिद्दोजहद की और आखिर में आपके हक में ही फैसला आया। आपको मुबारक हो, आपने इस कड़े वक्त में इमरान खान साहब का साथ दिया। अभी ब्रेकिंग हमें मौसूल हुई है, सरबुलंद खान जीत चुके हैं भारी अक्सरियत से। जी जी जोहेब, मैं आपसे सवाल किया था ओन चौधरी का। जी जी, और बिल्कुल ऐसे ही है कि ओम चौधरी जो है उनको वोट पड़ा भी होगा, लेकिन अभी हम जो बड़ा है हमें देखे जो एक हमें बड़ा गैप नजर आ रहा है। जैसे आलमगीर खान की भी हम एग्जाम्पल ले लें तो 1000 तो वोट नहीं हो सकता ना, क्योंकि अब उनका 1000 वोट किया गया है। तो एक बड़े पैमाने पर जाहिर है जो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हो रही है, जो कि हुशाइन बात नहीं है। मैं लास्ट में ज़ैब एक सिनेरियो मुझे आप बता दें, मैं आपके आगे रख रहा हूं। नवाज शरीफ साहब की स्पीच, फिर साबिक सर आसिफ अली जरदारी का बिलावल को वजीर आजम बनवाना, फिर इंडिपेंडेंट की इतनी बड़ी तादाद, फिर आगे इस्तेहकाम में पाकिस्तान के जहाज बनने क्या जा रही है सिचुएशन, हुकूमत कैसे बनेगी? पीडीएम की हुकूमत बनने जा रही है और ये एक ऐसी हुकूमत होगी जो कि मुकम्मल कंट्रोल और बहुत कमजोर हुकूमत होगी, जो मुझे लग रहा है कि पीटीआई अपोजिशन में जाएगी, जो कि बेहतरीन अपोजिशन होगी, बहुत तगड़ी अपोजिशन होगी, और पीडीएम जो है वो हुकूमत में होगी जो कि बहुत कमजोर हुकूमत होगी। और यही जो अब तक का जो प्लान है, जो एक ट्रैक है, वो नजर आ रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। ज़ोहेब मंशा ने अपना कीमती वक्त दिया और बड़ी ब्रेकिंग दी हमें। मलिक, मैं चाहूंगा पहले आपसे, ये 1000 वोट हो गए आलमगीर के। NA 236 कराची का ये हल्का है ये तो ज्यादती है, खैर है ना? रात को मैं देख रहा था रिजल्ट और काफी आगे जा रहे थे वो, 1000 से ऊपर का फिगर रात को था उसका। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, वो अनाउंस रिजल्ट जो आ रहे होते हैं ऐसे तो नहीं होता कि कोई रिपोर्टर खुद अपने तौर पर लिखे और जाके बड़ा फिगर वही होते हैं ना जो पूर्वों से मसूल होते हैं, तो वही रिपोर्टर आगे जो है वो बताते हैं और उसको काउंट करते रह जाते हैं। आपको तो पता है, हम इसमें खुद करते रहे हैं, हमें भी फिगर को होता है। लेकिन ये तो देखो ना, कराची के साथ आज देखो ना, कराची के साथ, कराची में है कौन बोलने वाला? अच्छा, कंपनी है कराची में बेहतरीन करने वाले। सोशल मीडिया पे एक वर्ड, एक टर्म यूज की जा रही है कि कंपनी अपना काम कर रही है। देखिए, बात अगर काम करने की है तो काम तो करना पड़ता है। अगर 2 तिहाई अक्सरियत किसी को दे दें
तो माजी में देते रहे ना, नवाज शरीफ को भी दी, और हमने देखा कि दीवारों पे अमीर उल मोमिनीन के नारे दर्ज हो गए थे, और असम्बलियां भी फिर टूटती रही। जब आपने 58 टूबी का इस्तेमाल हजब कर दिया है, उसको नहीं करने देते, 18वीं तरमीम के बाद आपने वो इख्तियार वापस ले लिया है, तो फिर तो इसी तरीके की चीजें कंट्रोल की जाती है ना। फिर कहीं ना कहीं से तो कोई ना कोई अपना किरदार अदा करता है ना। और ये इलेक्शन के जो नतायज डिले होने का मकसद भी यही है कि एक सेटिंग, एक तरीके की जो है ना गवर्नमेंट लानी तो है ना, निजाम भी चलाना है, हुकूमत भी बननी है, किसी न किसी की तो बननी है, मगर ये कमजोर हुकूमत ही आनी है, और वो हथकंडे इस्तेमाल हो रहे हैं। अच्छा। लेकिन मैं देखें बात है, ये खेल कब तक खेला जाता रहेगा? आप अवाम को अपना फैसला करने दें, और जब अवाम ने अपना फैसला दे दिया है तो अवामी राय का एहतराम करना पड़ता है। जो गलत करेगा, जो पाकिस्तान के आयन दस्तूर के खिलाफ चलता है, तो आप बिल्कुल उठा के उसको हटा दें। मगर अगर आवाम उसको मुंतखब करती है और वो सही चलता है तो आपकी मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। इस तासुर ये भी हमें मिल रहा है आवाम में कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो नशिस्तें थी कराची शहर में, वो एमक्यूएम पाकिस्तान के पलड़े में कंपनी ने डलवाने में अपना किरदार अदा किया है। देखिए, माजी में तो जो 2018 के इलेक्शन थे, हमने उन पलंगों पे भी जाके, मैं खुद रिपोर्टिंग पे था, तो कई हल्के मैंने देखे, वहाँ धांधलियां भी हुई थी और बोगस वोटिंग भी हुई है, और वो वाकई एमक्यूएम की नशिस्तें थी माजी में। अगर हम देखते रहे जो इलेक्शन होते हैं तो उनके पास रही है वोट। 18 वाले में एमक्यूएम को सही वोट पड़े नहीं, सुने बात मेरी, सुने उनको वापस मेरा जुमला मुकम्मल होना चाहिए। ठीक है। वो नशिस्तें जब होती थी तो एक मैंडेट होता था, बानी एमक्यूएम का मैंडेट था, उस वक्त वो सीटें थी, 18 में ये सीटें उठाकर पीटीआई को दे दी गई, और यही इल्जाम लगता रहा कि ये सिलेक्टेड है, ये सिलेक्टेड है। अब आप इन लोगों को सिलेक्टेड का नाम नहीं दे सकते, अब इनको सिलेक्शन या सिलेक्टेड या इंपोर्टेड या फलाना नहीं कह सकते। अब इन्होंने मैदान अपना जनरल पोजीशन पे मारा है। जो आजाद आए हैं या खान साहब के कप्तान के जो हमायत याफ्ता हैं, उनकी अपनी मेहनत है, उनकी अपनी वर्थ है, और आवाम की मेहरबानी है कि उन्होंने अपनी पसंद के नुमाइंदों को वोट देकर इन ऐवानों तक पहुंचाने की कोशिश की है। आगे उनकी राय का एहतराम न किया जाए तो उसके ऊपर आम बंदा क्या कर सकता है। शाह साहब, आपके पास भी आता हूं, पहले मेरा सलीम साहब, 1000 वोट आलमगीर का। सर मेरे ख्याल से ये किसी ने एक बड़ा बोंडा मजाक किया है, क्योंकि 70,000 वोट्स के इसके पास फॉर्म 45 मौजूद हैं आलमगीर साहब के पास, और ये किसी ने बोंडा मजाक किया, और वो मुकम्मल वाज़ेह अक्सरियत से जीते हुए थे। रिस्पॉन्सिबल और मंचे में जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने 8,000 वोट बता रहे था कि वो भी 25,000 से ज्यादा वोट उन्होंने लिए हुए हैं। और आप बताएं, कौम के साथ मजाक करने की क्या जरूरत है? अगर इस तरह के बोंडे मजाक ही इनको करने थे तो डायरेक्ट बिठा देते। भाई इतने उम्मीदवार जो है वो हमारे पसंदीदा है, उनको हम सीटें देने का काम। ये जीत रहे थे, बताइए, तो जीत रहे थे हलीम आदिल साहब, बिल्कुल जीत रहे थे। उनका एक चीज मेरे पास आ रही है, 45 आ रहा है मेरे पास, साल मेरे मोबाइल पर 45 का आ रहा था बार-बार। 45 में आप करेंगे, इनके भी वोट जो है वो 17,000 से ऊपर पहुंचेंगे। और ये जो है ना आरओ इलेक्शन बना रहे हैं, इसको एक मुतनाज़ा इलेक्शन बना रहे हैं, फिर कोर्ट में तारीख पे तारीख, और अदालती निजाम जो है हमारा, आपको पता है कि कितना वर्ष हो चुका है, दुनिया में आखिरी नंबरों पे चल रहा है। और उसके बाद एक कोर्टों से खेलते रहेंगे और वक्त जाया करेंगे कौम का, और तमाम तर तवज्जो जो है ना हमें उलझा के रखने में ही इनकी मसरूफ है, हमें लड़ा के रखने में मसरूफ है। इनकी पूरी शतरंज की चालें इंटरनेशनल माफिया की और नेशनल माफिया की, इन दोनों माफिया की ये कोशिश है पाकिस्तानी कौम उलझी रहे, पाकिस्तानी कौम आपस में दस्तों गिरेबान है, और हम इनकी मादनियात को जो है लूटते रहे और कोई अकाउंटेबिलिटी ना हो। चले आगे, आपका पॉइंट। सलमान अकबर हमें ज्वाइन किया टेलीफोन लाइन पर। सलमान, खुश आमदीद कहेंगे शो में। वालेकुम सलाम, भाई क्या हाल है आपके, कैसे हैं? ठीक है जी, मैं ठीक। सलमान, जरा तजिया दिएगा, कराची की नशिस्तों पर बड़े हैरान कुन नतायज अभी तक आ रहे हैं। पहले तो हम ये देखते थे कि यार फला साहब के वोट 10,000 थे, अचानक 30,000 हो गए, लेकिन अब तो हम ये देख रहे हैं एक साहब में 62,000 वोट थे। मैं बात कर रहा हूँ NA 238 के हलीम आदिल शेख की, अब वो 34,000 पे आ गए, वो कम हो गए सर, आधे हो गए। सर सबसे पहले तो जो बात होनी चाहिए इलेक्शन जो 2024 का हमारा पाकिस्तान का है, उसमें सबसे ज्यादा तो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान का जो फेलियर रहा है। अभी 24 घंटे गुजर चुके हैं, और 24 घंटे से ज्यादा तक टाइम गुजरने के बावजूद अब तक हमें रिजल्ट पूरे टोटल पाकिस्तान से रिजल्ट नहीं हासिल हो रहे, तो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान फेल हो गई।
ठीक है। पूरी तरीके से। यानी कि ये सारा जो जितना डिले हो रहा है उतना लोगों के जहनों में ये बातें आ रही है कि ये इलेक्शन में धांधली हो रही है, लोगों में गुस्सा आ रहा है। क्योंकि आपको पता है कि इलेक्शन जब होते हैं तो ज्यादा से ज्यादा रात के 1-2 बजे तक रिजल्ट आपके पास आ जाता है, बहुत वो मैक्सिमम 2-3 बज जाता है। अब आप इसकी चीज पे सबसे पहले तो जिस तरह मैंने कहा कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान से सवाल है ये कि वो क्यों इतना डिले हो रहा है, क्या वजह है, और इस तरह सलमान कॉल पे रहे, मैं आपसे भी लेता हूँ। शाह साहब, ये क्या हो रहा है? अगर इसको ये कहें, ये क्या हुआ, कैसे हुआ, ये तो वापस आ रहे हैं। देखिए ये तो हम देखते थे यार, बढ़ा दिए इसके बाद अचानक निकल आ गए। अब तो ये देख रहे हैं ये वापस हो रही है काउंटिंग। इसको थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करते हैं, बजाय वोटर्स में कंफ्यूजन फैलाने के या जो है वो इलेक्शन पे सवालिया निशान बनाने के। सवालिया निशान तो बन चुका है। 45 फॉर्म क्या होता है, पहले तो इसको जरा समझ लीजिए कि 45 फॉर्म तो जो है आपको पोलिंग एजेंट आपका जो है वो इलेक्शन की वोटिंग के बाद दे देता है कि इतने वोट आपको पड़े। उस हलके के अंदर जितने वोट होते हैं वो भी आपको पता होते हैं कि इस हलके में इतने वोट हैं, फला पोलिंग पे इतने वोट कास्ट हुए, वो 45 पे आ गया आपके पास। यही होता है ना। फॉर्म 47 कंप्लाइंट फॉर्म कहलाता है। ठीक है। वो इसलिए दिया जाता है आपको कि उसमें देखें आपको एक पतंग का निशान मिला और एक शेर का मिला और एक तीर का मिला। अब जो भी आएगा वो अंधे की तरह मारेगा ठप्पा और चला जाएगा। लेकिन जो पीटीआई के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार थे, इनको अनवा अक़साम के जो है वो दिए गए निशानात। तो उस चक्कर में जो मुस्तरद वोट है वो निकालने के बाद फॉर्म 47 जो है वो आता है, कंप्लाइंट फॉर्म कहलाता है। उस पे जो है वो फैसला और ऐलान होता है। जो इलेक्शन कमीशन ने कहा कि मीडिया जो है वो फजूल के ऐलानात फॉर्म 45 पे ना करे, हम मुस्तनद ऐलान इलेक्शन कमीशन की साइड से करेंगे। तो वो फिर साइड से देखिए उस चीज की भी हकीकत को समझे कि मुस्तरद वोट, देखिए जब भी कोर्ट जाएगा कोई चैलेंज करने अपनी सीट को जाएगा, यह हक बनता है एक उम्मीदवार का कि जी मेरे पास फॉर्म 45 है, मेरे इतने वोट थे, कहां गए। तो फॉर्म 45 वेरीफाई हो जाएगा। जब वो वेरीफाई होगा तो फॉर्म 47 भी वेरीफाई होगा और सारे वोट पेश करने पड़ेंगे। पूरा बक्स जो है वो पेश करना पड़ेगा कोर्ट में कि ये वोट जो है वैलिड है, ये मुस्तरद है। ये बेईमानी नहीं हुई है कि रिगिंग कर दी, किसी ने ठप्पे लगा दिए। ये बेईमानी नहीं हुई है कि डबल जो है वो वोटिंग चला दी गई या किसी ने घुस के अंदर जो है कार्रवाई डाली। देखिए नाखुशगवार वाकयात जरूर हुए मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पे, इससे मैं डिनाई नहीं करता। हर इलेक्शन में होते हैं और जनरल इलेक्शन में बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं। शुक्र है कि कोई बदनुमा वाकया नहीं हुआ जो दाग बन के रह जाता। ठीक है। लेकिन ये बात तय है कि मुस्तरद वोटों की वजह से ये चेंज नजर आ रही है, रिवर्स की जो आप सवाल कर रहे हैं। ठीक है। सर शायद आपने फॉर्म 45 देखा नहीं है। फॉर्म 45 के अंदर बाकायदा लिखा हुआ था इतने मुस्तरद मत, उसके बाद में जाके टोटल वोट बैलेंस का टोटल वही होता है। नहीं होता कि मुस्तरद वोट छोड़ दिया जाता है और फॉर्म 45 शुरू कर दिया जाता है। देखिए ये बात है, 2015 का दादली का इलेक्शन जो हमने पिटीशन दाखिल की थी कोर्ट के अंदर, वो आज तक चल रही है। 2015 में हमने दाखिल की थी, वो आज तक चल रही है, उसका फैसला आज तक नहीं आया है। ठीक है। ये तो हमारे कोर्टों की सूरत हाल है और हम जाए तो पाकिस्तानी अवाम कहाँ जाए? इलेक्शन का सही नहीं है, सही नहीं है, इंटरनेशनल स्टूडेंट को गुलाम बनी हुई है, तमाशा बनाया हुआ कौम को है ना। तो 45 का जो फॉर्म दिया जाता, पिछले 2018 में 45 के फॉर्म मिले नहीं थे, तो लोग उठाते रहे। इस बार जो है 45 का जो फॉर्म है सख्ती से लोगों ने लिए भी और दिए भी दिए। अच्छा फौरी तौर पर देते जाए। वो अगर कोई किसी ने काम दिखाना था ना तो उसको मौका नहीं मिला, फिर इलेक्शन को आना पड़ा, इलेक्शन कमीशन को, उनके नुमाइंदों को कि अनाउंस हम करेंगे तो 45 के सारे रिजल्ट जमा करके फिर 47 क्लियर करके दिया जाता ना एक। तो ये जो अगर एक पोलिंग बूथों से निकल के आ रहा था तो वो भी तो तुम्हारे नुमाइंदों के हाथों से निकल के आ रहा है ना पब्लिक के पास भी। ठीक है। अब नुमाइंदों के पास तो जीत वाला तो वही 45 ही है ना। अगर वोट तो नहीं दिया ना जो 45 में पूरे हल्के का, भाई पोलिंगों के हिसाब से आया 45, उसी को मद्देनजर रखते कैलकुलेशन होती गई और वो रिजल्ट बनता गया। यही पता चला कि इतना वोटर इसको आ गए, इतने आ गए, इतने पोलिंग के रिजल्ट बाद में रह गया। ये काम दिखाने वाली बातें हैं, काम दिखाए जा रहे हैं। आवाम की राय को जो है नजरअंदाज करना चाहिए। कर दो सलमान अकबर, मुझे जा रहा है सर आवाम की राय ये बताइएगा कि अब आपको किसकी हुकूमत बनते हुए नजर आ रही है?
सर हुकूमत तो देखें अभी सीधा साधा तो ये थी, कल तक तो हम देख रहे थे कि आजाद उम्मीदवार जो है, जो आपके इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे, वो भारी अक्सरियत में जीत रहे थे। और जिस तरह कहा कि फॉर्म 45 भी सबको मिला, और अभी हमने देखा कि बहुत सारे जगहों पे, खासतौर पे कराची में जो एमकेएम भी क्लेम करी है धांधली, और पीपल्स पार्टी भी क्लेम करी धांधली, और जमात इस्लामी भी क्लेम करी है। तो अगर सारी पार्टी धांधली को क्लेम कर रही है, मैं सिर्फ कराची के हद तक की बात कर रहा हूँ, आगे नहीं बात कर रहा मैं, तो अगर धांधली हर कोई क्लेम कर रहा है, तो जिस तरह हमने देखा वीडियो मंदिर आम पे भी आई हुई है, मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पे लोग कोई बोली लेके आया हुआ है, कोई लेके जा रहा है, कोई वोट बना रहा है, कोई स्टैम्प लगा रहा है। लेकिन जब तक फेयर इलेक्शन नहीं होते ना, इस तरह के जो हमारी जो दूसरी सियासी पार्टी है, जितनी भी सियासी पार्टी है, उनको तहफ़्फ़ुज़ात जरूरी है। मतलब अगर हर कोई कह रहा है कि धांधली हो रही है, तो इसका मतलब है धांधली, क्योंकि वो लोग बोल रहे हैं जिनको फॉर्म 45 जो है वो मिला था। कल जैसे आलमगीर खान साहब, कल तक इसका जो रिजल्ट हम टीवी पे देख रहे थे, तो वो लाखों सीट जीत रहे थे, और आज उनको 1100 सीट मिल गई। यानी कि कल तक जो मजाक इस तरफ तो मजाक उड़ा रहे हैं ना लोगों का, कि आपको कल तक टीवी पे, यानी या तो टीवी पे जो खबरें आ रही है, जो नेशनल टीवी पे आ रही है, नेशनल मीडिया पे आ रही है, दूसरे चैनल्स में आ रही है, कि एक आदमी का बता रहे कि 4,000 पोलिंग स्टेशन से 5,000 6,000 करते करते 1 लाख तक की पहुंच गई कहानी, और उसको अभी दिखा रहे हैं फाइनल के उसका रिजल्ट जो है 1100 आ रहा है। तो ये जो फॉर्म के साथ मजाक किया जा रहा है, ये मजाक जो है वो बहुत ही मुश्किल में डाल देगा इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान। ठीक है, बहुत शुक्रिया। सूरत ऐसी होगी कि जो पाकिस्तान में जो अवाम है, जो अवाम ने कैंडिडेट अपना सेलेक्ट किया है, उस कैंडिडेट को हर कोई जानता है। आजाद उम्मीदवार इस वक्त पाकिस्तान में ठीक-ठाक जीते हैं, और ये पाकिस्तान की तारीफ में पहली बार ऐसा हुआ कि आजाद उम्मीदवार ने जो पीटीआई के कैंडिडेट है, वो आजाद उम्मीदवार के हिसाब से खड़े हैं। लेकिन पाकिस्तान की तारीफ में पहली बार आजाद उम्मीदवार जीते, जिसमें PML इस तरह देखा जाएगा कि वो इलेक्शन में नाकाम हो चुकी है आजाद उम्मीदवार। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपका सलमान पर, आपने कीमती वक्त दिया। लड़ाने वालों ने जो है ना KPK में जो है वो खौफ खा गए कि वहां से कोई रिएक्शन सख्त ना आ जाए, और यहाँ से पता था कि भाई वो कुछ नहीं होना, जिस तरह की मर्जी है कि उसको मैनेज कर दें, तो मैनेज किया जा रहा है। फिर अब क्या होगा? आप एट द एंड कराची में तो एमकेएम का वो कहते हैं ना पलड़ा भारी होता है। एमकेएम की बात नहीं है, पल्ले की बात नहीं है, हम पलड़े की या एमकेएम की या दूसरों की बात नहीं कर रहे हैं। मेरा तो नुक्ता नजर सिर्फ ये है कि अवाम के राय का एहतराम करना चाहिए, और एक मुंतखब जमहूरी हुकूमत आनी चाहिए। मुल्क का जो इस्तेकाम है वो एक मजबूत हो, माशियत मजबूत हो। हम पीछे जिस तरह के दलदल में धकेलते रहे, मुजाहरे प्रोटेस्ट है, तो जो हुकूमतें गिराना बनना, ये सफर बहुत हो चुका है। खुदारा पाकिस्तान को किसी एक डगर पर चलने दिया जाए, वरना अगर इसी तरीके से खेल किए जाते हैं तो ये मुल्क के सारा इतना पैसा क्यों बर्बाद करते हैं? आपका और मेरा पैसा है, गरीब लोगों का पैसा है, फिर उन्हीं के ऊपर लगा दिया जाए, वहीं से मैनेज करके बता दिया जाए ये इसकी इतनी और इसकी इतनी, और ये मामला खत्म। देखे ना, कुछ तो यार, अगर आपका इस्लामिक जमहूरी मुल्क है तो फिर जमहूरी तरीके से चलाओ इसको, वरना आप सदारती निजाम लगाओ और वही ऐवानों में बैठकर या कोई बल्दियाती सेटअप है जैसे ज़िले इस हिसाब से है, उस हिसाब से कुछ कर लो। अगर आपने इसको मुल्क को जमहूरियत बहाल रखनी है और जमहूरियत के तरीके से चलाना है, तो फिर आपको अमल भी करना पड़ेगा, और आवाम को फैसला करने दे, आवाम की राय का एहतराम करें। मैं तो ये कहूँगा। चले रज़ाक बाजवा पाकिस्तान के मफाद में हम लाइन पर लेते हैं। पहले जरा मैं शाह साहब, बड़ी गंभीर सिचुएशन, आपको नहीं लग रहा कि अभी तक रिजल्ट नहीं आ रहे? इलेक्शन कमीशन की नाकामी नहीं है कि वो जो कह रहा था कि फौरन रिजल्ट हम देंगे, हमारी तैयारी मुकम्मल है? साजिद 2018 में रिजल्ट कब तक आए थे मुझे बताइए? सुबह तक आ गए थे। नहीं ठीक है, देखिए लेट हुए थे, तक आ गए, रिजल्ट आना उस वक्त किसी ने कोई शोर शराबा नहीं किया, अभी भी आने दे रिजल्ट। और अभी जो सोर्सेज से हमें खबर आई है कि सुबह नाश्ते पे तमाम इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स को मधु कर लिया गया है, और जो आपको पता है किसने किया होगा मधु, मैं मतलब उसको नहीं किसने किया है बता दें, किस पार्टी ने किया है, किसने किया है? तौर पर जरदारी साहब ने मधु कर लिया है इस्लामाबाद में, और इस्लामाबाद में सुबह का ब्रेकफास्ट है, और कल ही जो है बड़ी बैठक लग रही है शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी की। बात यह है कि देखें कितनी तेजी है, मैं ये समझाना चाह रहा हूँ अच्छा कि ये जो इनके पीटीआई के वफा परस्त लोग हैं, ये भी तेजी दिखाएं, कोई खबर आनी चाहिए कि क्या करना है, हम भी फैसला तो कह रहे हैं कि इतना जो कुछ भी आवाम ने एतमाद किया है, मेहनत की है,
तो कोई ना कोई आवाम तक पहुंचे या सरप्राइज देने के लिए कोई मामला पीटीआई रखा की हुआ है? लीडरशिप भी तो कोई आगे आए, वो भी तो किसी को अपने को बुलाए, उनको खड़ा करे, मजबूत हकीकत करके है, काबू वो करे। यही है, यही बात वो सही यही है, हकीकत सही है, है। बिल्कुल। ये तेजी वहां से चल रही है। तो आपको लगता है कि ये जो इतना बड़ा काउंट है आजाद में सब जाएंगे नाश्ते में? देखें, ये खामोशी जो है ना बड़े तूफान का पेश खेमा है, खामोशी नहीं होनी चाहिए थी। अभी तक स्टेटमेंट आ जाना चाहिए था अली गौर का किसी भी हवाले से कि हम ये मामलात कर रहे हैं और हमने ये प्लान कर लिया है। लोगों को तो बुलाए, काबू करें, जो देखें, जो बिखरे हुए लोग हैं इस वक्त, उनको समझाना एक सीनियर का काम है और फौरी तौर पे इनको इकट्ठा करके अपनी देखें, अपने तिनके नहीं बिखेरता कोई भी समझदार आदमी। जो असल करता धरता है वो तो जेल बैठा हुआ है। असल करता धरता जेल बैठा, जिसके नाम पे इनको वोट मिले। ठीक है, ठीक है, चले मैं एक टेलीफोन कॉल हम ज्वाइन कर लेते हैं। एक हमें सब ज्वाइन किया है अब्दुल रज़ाक बाजवा साहब ने। आपका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है। बाजवा साहब खुश आमदीद कहेंगे शो में। जी मेहरबानी, शुक्रिया। बाजवा साहब, जीडीए वाले बाइकआउट कर गए, आप लोगों ने, आप पर इल्जाम है कि धांधली के नए रिकॉर्ड आप लोगों ने कायम किए। सिंध के दूसरे शहरों में जो आजाद उम्मीदवार थे या दीगर पॉलिटिकल पार्टियों के लोग थे, उनको लाते मुक्के घूसे पड़े और आप लोगों ने ठप्पे पे ठप्पा, तीर पे ठप्पा की रवायत को बरकरार रखा है। क्या ये दुरुस्त है? देखिए साजिद साहब, मैं जीडीए के दोस्तों को बताना चाह रहा हूँ कि जीडीए तो इलेक्शन में मेरा ख्याल है कि था ही नहीं। वो तो उनके जो पहले से जो मेहमान थे वो उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जिस तरह गौर खान मेहर साहब ने, जिस तरह हमारे जो गौर अली मेहर साहब है जो घोस्ती के लोग हैं, जो जीतने वाले के उम्मीदवार थे, उन्होंने तो सबने जो है जीडीए तोड़ दिया था और उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली थी। ठीक है, तो मैं ये समझता हूँ कि जीडीए का देखिए कोई मंशूर नहीं था। वो तो एक पीपल्स पार्टी की बहुत में पीपल्स पार्टी की मुखालफत में एक बनाया गया इत्तेफाक था। अच्छा, तो वो जिसकी वजह से उन्हें शिकस्त हुई है। इनके लोगों ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे जिस एतमाद का इजहार किया है उसकी मिसाल नहीं मिलती। सर NA 238 के नतायज कल तक जो आ रहे थे, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे, पीटीआई के हिमायती याफ्ता हलीम आदिल शेख, उनको 62,000 की तादाद में वोट पड़ चुका था और अब वो 34,000 पे आ गए और 52,000 समथिंग पे एमक्यू में आ गई है। ये क्या हो रहा है सर बाजवा साहब? देखें साजिद साहब, अगर कल तक की बात की जाए, कल तक तो जो यूथियों ने जो अफवाहें फैलाई हुई थी वो 5 और 10% के रिजल्ट को 100% रिजल्ट करके टीवी चैनलों पर पेश कर रहे थे या सोशल मीडिया पर फेंक रहे थे। वो जो कल का रिजल्ट था वो कोई ऑफिशियली नहीं था, वो इनका अपना बनाया हुआ पीटीआई का जो प्रोपेगेंडा जिस तरह होता है उसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं सर, 95 लोग कौमी असेंबली की 95 नशिस्तें पीटीआई के पास है, पहले नंबर पर है पीटीआई। बाजवा साहब, मैं कहता हूँ साजिद साहब कि आप 2 दिन के बाद मैं आपसे सवाल ये करूंगा कि ये 95 में कौमी असेंबली जो जीते इंडिपेंडेंट वो कहाँ है? ये कोई भी इमरान खान के साथ नहीं खड़ा है, ये सारे के सारे देख लीजिएगा, मुख्तलिफ जमातें ज्वाइन करेंगे और तो सबको पता है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने नाश्ते पर बुला लिया है सबको, तो इसका मतलब ये है कि इन सबको खरीदने की तैयारी मुकम्मल है। बाजवा साहब, देखिए, आसिफ अली जरदारी का मुकाबला तो नहीं किया जा सकता ना, वो तो सियासत का इमाम है। आसिफ अली जरदारी के ऊपर ये इल्जाम लगाए जा रहे हैं कि वो खरीदता नहीं है, लोग उसके बाद खुद आएंगे, गले लगा लेते हैं वो। अगर कोई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत करना चाहता है, मोस्ट वेलकम। हम उसे रोकेंगे तो नहीं, हम उसे तो वेलकम ही बस करेंगे। आप कॉल पे रहे, बाजवा साहब आप कॉल पे रहे। मतलब पीटीआई के मौक़िफ़ लोग, मलिक मुनव्वर साहब भी यहाँ मौजूद हैं, शाह साहब हैं, सलीम सचवानी है। सचवानी साहब, हम खरीदते नहीं है, जरदारी साहब सबको गले लगाते हैं, मोहब्बतें तकसीम करते हैं, गले लगा के जेब में लिफाफे डाल देते होंगे। मगर बात यह है कि मैं वापस अपनी बात दोहराऊंगा और इनकी बात से इत्तेफाक भी करूंगा कि अली गौर साहब को तमाम उम्मीदवारों को बुलवा के पीटीआई में, क्योंकि है पीटीआई के हलफ याफ्ता कुरान पे खसमें खाई थी सर, सब वो है पीटीआई के। अच्छा, वो पीटीआई ही की तरफ से लड़े और पीटीआई के ऊपर कोई पाबंदी नहीं थी कि वो इलेक्शन में हिस्सा न ले, और निशान के ऊपर पाबंदी तो उनके उम्मीदवारों ने विदाउट निशान के लड़ा, दीगर निशानात पे लड़ा, तो वो पीटीआई के कैंडिडेट थे, पीटीआई के कैंडिडेट हैं और पीटीआई के कैंडिडेट रहेंगे। और तमाम नाम जमा करके इलेक्शन कमीशन और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास जमा करवा के सारे के सारे कैंडिडेट हमारे हैं, थे, हमारे हैं और हमारे रहेंगे। उसके बाद अगर कोई गड़बड़ करता तो फ्रोड का सीन लगेगी और ये खरीदने वाले, ये बेचने वाले सारे मुंह की खाएंगे इंशाल्लाह अल्लाह की मेहरबानी से।
सर बाजवा साहब लास्ट में अब मैं चाहूंगा कि आपका कमेंट आए तो फिर मैं आगे बढ़ जाऊं। ये जो आपके अरकान असम्बली है ये पकौड़ों से भी सस्ते बिकेंगे। ये पार्टी आप इकरार जुर्म कर रहे हैं कि हम खरीदेंगे सर, आप इकरार जुर्म कर रहे हैं हम खरीदेंगे, वो बिके नहीं बिके वो तो एक अलग मसला है, मगर आप इकरार जुर्म कर रहे हैं कि हम खरीदेंगे पकौड़ों से भी सस्ते, ये ध्यान में रखिए आप। जी बोले बोले। कितना चाहे मार्केट में आता है ना, अगर मार्केट में आएंगे तो बिकेंगे, वो तो जो भी खरीद ले लें। मैं नहीं समझता कि तरीके इंसाफ के जीते हुए अरकान असम्बली उनके साथ रहेंगे, और आइन और कानून में भी है कि 3 दिन के अंदर अंदर आजाद अरकान असम्बली को किसी भी पार्टी में शमूलियत करने का आइन ने पाबंद बनाया है। तो इस तरह उन्होंने फॉर्म में बढ़ा हुआ है, ऑलरेडी पीटीआई के हैं, इनको किसी में शमूलियत की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी पीटीआई में। उन लोगों ने अभी से बयाने पकड़ लिए, उन लोगों ने अभी से मवाद और वजारतों के ऑफर कर रहे हैं। ये कोई पार्टी नहीं थी, ये तो एक अल्लाह जाने कौन सी मखलूक जब हमारे मुल्क से करवा बर्बाद करने की। मलिक साहब, मलिक आपसे सवाल करना चाह रहे हैं। बाजवा साहब एक देखो, हम सारे लोग बैठे हुए हैं तो कराची के सारे हल्कों के नताइज भी सामने है, मगर एक हल्का हम डिस्कस न करें तो ये मैं समझता हूँ कि ज्यादती होगी। वो कोई जंगल का हल्का नहीं है, बल्कि वो स्कीम 33 का हल्का है, MA 235। ठीक है, वहां पर जो एमकेएम को उम्मीदवार है इकबाल महसूद 18,000 कुछ वोट लिए, वो MLA बन गया है। और PS 97 है, वहां पर राणा शौकत एडवोकेट साहब जो एमकेएम के उम्मीदवार थे, मेरे ख्याल तकरीबन को 4,500 के करीब वोट लिए और वो MPA बन गए हैं। अच्छा, एक और सैफुर्रहमान मसूद जो PTI का कैंडिडेट था, उसने 7,000 से कोई ज्यादा वोट लिए। वो 1,000 वाला भी बार बार आप कह रहे थे कि यार ये इतना कैसे हो गया। हाँ। तो यार ये इतना बड़ा जबरदस्त हल्का है ये MA 235 वाला। सही। तो क्या यहाँ पर वोट नहीं पड़े या कहीं चले गए या लोग नहीं निकले, तो मामला 4,500 के फिगर से अगर MPA बन जाता है तो फिर भाई वो तो यूसी का चेयरमैन ही ले रहा है। बाजा साहब आपने कौन से मजाक हो रहा है, क्या है? मैं मलिक साहब को जवाब देता हूँ। ये जो PS 97 आप कह रहे हैं, ये पहले 99 था। बिल्कुल। हलीम आदिल शेख साहब जो उस वक्त ऑपोजिशन लीडर में रहे थे, उन्होंने 5,000 वोट लिए थे। ये पहले भी छोटा हल्का था, ये पहले भी कोई बड़ा हल्का नहीं था। आप देख लें रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए देख लें, 2018 में हलीम आदिल शेख ने यहाँ से 5,000 वोट लेकर के वो MPA बना था। ये हल्का शुरू से ही MPA का हल्का छोटा हल्का है। और रहा जो है ये आपने MKM को जाने के बाद, इससे कबल भी MKM के पास ही हल्के रहे, कम से कम हैदराबाद रीजन बना था 18 से पहले। कई बार MKM के MLA और MP यहाँ से जीत चुके हैं। ये पहली बार तब्दीली खान को MKM की सीटें दी गई थी, तोहफे में जिन्होंने तोहफे में सीटें दी थी उन्होंने उसे वापस ले ली है। वो कौन लोग हैं बाजा साहब? वो कौन लोग हैं? वो ये जानते हैं, मलिक साहब, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता। वही लोग हैं, वही लोग थे जिन्होंने जिनके साथ मिलके आप लोग अवाम के हक पे डाका मारते हैं, वही लोग है ना। यानी कि 2018 मिलके आप अवाम के वोट पे डाका डालते हैं आप लोग। 2018 वाले इलेक्शन में MKM के साथ ज्यादती हुई थी ना। 2018 में हुई थी, 2013 में भी PTI के साथ ज्यादती हुई थी कराची के अंदर में, 2018 में भी ज्यादती हुई, और 2024 में तो उन्होंने कुछ ज्यादा ही ज्यादतियां कर दी। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया बाजवा साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का, बहुत शुक्रिया आपका। अब जरा सिंध में हम बात कर लेते हैं कि सिंध में सूरत हाल क्या रही। फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने क्लीन स्वीप किया, चौथी मरतबा हुकूमत बनाने के काबिल हो चुके हैं आप। सलीम सुचौनी साहब, चूंकि आप अपोजिशन में सिंध में भी आप लोग नशस्तें ले रहे हैं, चौथी बार पीपल्स पार्टी सिंध में हुकूमत बनाएगी, तामीर और तरक्की के सफर को आप कैसे देखें? और सिंध को मजीद तनज़ुली की तरफ ले जाएगी, जिस तरह अभी तक सिंध की तनज़ुली जारी है। सिंध के अवाम में मंशियात, गुटखा और इस तरह के जहर जो है आलूद कर दिया गया कि उनके गांव में आप जाएं तो आप
परेशान होंगे, लोग किस हालत में रहे, लोग कपड़े के घरों में रह रहे हैं, उनके पास रहने के लिए मकानात नहीं है, वहाँ पे लेबर देखिए इतनी चीप लेबर पे बेचारे काम कर रहे हैं कि आपको देख के दुख होगा। वहाँ पे वसाइल का कोई इजाफा नहीं है, वहाँ पे ऐसा नहीं है कि इनकी मईशत के लिए कुछ काम किया गया हो, वहाँ पे ऐसा नहीं है कि लोगों की इकोनॉमी बेहतर है उसके लिए काम किया जाए। वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ यही है कि सड़कों के बजट पास होते हैं और सड़कों के बजट गायब हो जाते हैं, सड़कें अपनी जगह पे कायम रहती हैं। वो वही मिट्टी की सड़कें होती है जो दोबारा बजट बनते हैं। 7,000 स्कूलों में जो है ना वो गाय भैंसे और औताके बनी हुई है, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई इसका पुरसान हाल नहीं है। और आप देखेंगे नहीं मिला, ये मैंडेट नहीं है, बायोमेट्रिक आप दें बायोमेट्रिक, सिंध के अवाम को, पाकिस्तान के अवाम को लग पता जाएगा आपको। अगर 2 तिहाई नहीं 3 तिहाई पीटीआई ने जीता मुझे कहेगा, और सिंध में भी गवर्नमेंट पीटीआई बनाएगी, दे अवाम को हक, नहीं देंगे आप कभी भी, क्योंकि आपको अवाम के हक पे डाका डालना है। नहीं, मैं सोच रहा हूँ, देखिए मेरी बात सुन, आप इलेक्शन कैंपेन देखें, उसके मुकाबले में जीडीए, ठीक है, एम के अनुसार जमात पीपल्स पार्टी सिंध में, सिंध की बात आई है तो एक तरफ पीपल्स पार्टी थी, बाकी सारी जमातें जेडीए में बिठवाई गई, बिठवाने वालों ने भी भरपूर किरदार अदा किया है। ठीक है, आप मुझे बताएं जेडीए को लीड कौन कर रहा था? 15 बंदे थे, वो बात जो बाजवा साहब ने कही क्योंकि मंशूर ही कोई नहीं था। आप मुझे बताएं पीर पघाड़ा साहब जो मेन उसके किरदार थे, वो किसी एक जलसे में गए, किसी में निकले? अब आप देखें कि जरदारी साहब ने भरपूर किरदार अदा किया सिंध में, उन्होंने कोई ऐसी शख्सियत ही नहीं छोड़ी जिसको पीपल्स पार्टी में उन्होंने वेलकम नहीं किया। तो वो नून लीग के जो क़यादत है जिसपे लोग चलो निकलते, वो कोई आए हैं? वो कोई आए? किसी शबाज शरीफ, मरियम ने, बशीर मेमन साहब का क्या किरदार है? सारे ब्यूरोक्रेट आदमी, आपने नून लीग वालों को आपने पिछाड़ के रख दिया और बशीर मेमन को मुसल्लत कर दिया आपने, और आपने उनको दे दी बागडोर, ये लो पूरा सिंध आपको दे दिया जाए। बशीर मेमन साहब अच्छे ब्यूरोक्रेट तो हो सकते हैं, सियासतदान कैसे? यहाँ पे ये गुलामी नहीं, सबने एक्सेप्ट किया, और भाईजान ये भी गलत बात है, नून लीग वालों ने एक्सेप्ट नहीं किया। वो तो उनके बिलों पे जाके पूछो कितनी छुरियां चली है उनके नून लीग वालों के। एक वीडियो मैसेज, हाँ बहुत सारे हैं, वो भी यहाँ रिकॉर्ड पर है, मैं आपको सामने दिखा दूंगा। दूसरी बात सुनो, आप देखें नवाज शरीफ वाले तो सिंध के साथ हमेशा करते ही यही आए हैं। अच्छा, फिर आप इल्जाम लगाते हो जरदारी साहब ने ये कर दिया, पीपल्स पार्टी झलक क्यों गई? और भाई ठट्ठा वाले कहाँ हैं? जब तुम आते थे कुछ हरकत करते थे तो कुछ ना कुछ बरकत भी होती थी। अब ठट्ठा सारा इधर एक टेलीफोन कॉल पे सरदार बाबर अब्बासी ने मैं ज्वाइन किया। आप NA 234 के आजाद उम्मीदवार की हैसियत से दस्तबरदार हो गए थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हक में। NA 234 की क्या सिचुएशन है बाबर अब्बासी साहब? बात यह है कि पहली बात है कि जी जो बाकी सारे मुल्क में हालत है वो भी वहाँ भी वही हालत है। अली राशिद का क्या बना आपके कैंडिडेट का भाई साहब? मेरे ख्याल में अभी तक जो है ना उनका नहीं सामने आया, क्योंकि कराची के कुछ हल्के बाकी हैं। तो मैं समझता हूँ कि जो पूरे मुल्क में हो रहा है वही हो रहा है, हम सब देख रहे हैं। मेरे जराए बता रहे हैं अली राशिद साहब भारी अक्सरियत से जीत रहे हैं। इंशाल्लाह अल्लाह ताला करेगा यही होगा, बिल्कुल बेहतर यही पोजीशन है जो है ना, इंशाल्लाह पीपल्स पार्टी जीतेगी। आप आजाद हैसियत से कॉन्टेस्ट कर रहे थे, अचानक आप पीपल्स पार्टी को प्यारे हो गए। जी देखें बात ये है, मैं आपको एक बात साझा में बता दूं, एक बात में रखें कि हमेशा जमहूरियत को फॉलो किया जाता है। तो मेरे ख्याल में पीपल्स पार्टी से बस जमहूरियत किसी पार्टी में नहीं थी, किसी जमात में नहीं थी, इसलिए मैंने मेरी नून वालों से भी बहुत मुलाकातें हुई, आपको बताया, आपको मैं बताता था। सही। लेकिन जो मैं नून वालों को कहता था, जिस तरह मेरे भाई अभी बात कर रहे थे कि नून लीग का सिंध के अंदर रखा गया है, उन्होंने कभी सिंध की तरफ देखा ही नहीं है। उनको पता ही नहीं है उनकी क्यादत यहाँ क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है, उनको पता है ही नहीं, तो किस बात पे उनकी तरफ हम चले जाते। मैंने उनसे 1-2 सवाल किए, मैंने कहा आप अपनी मुझे क्यादत से मुलाकात करा दे फिर बात करते। लेकिन उनके जब किसी आदमी के बस की बात नहीं है तो उस पार्टी में क्या जाए। मैंने किसी पीपल्स पार्टी के किसी दोस्त से कहा कि मुझे किसी सीनियर क्यादत से मुलाकात में, उन्होंने 24 घंटे के अंदर अंदर मेरी पर्याप्त आंखों से मुलाकात करवा दी। तो मैं उस पार्टी में क्यों नहीं जाऊँ जिसकी लीडर जो टॉप लीडरशिप के साथ में बैठा, उन्होंने मुझे अच्छी तरह से ट्रीट किया, मुझसे गुफ्तगू होगी, और जिससे जो देखिए छोटी मोटी कोताहियां हर पार्टी में होती है, लेकिन कम से कम पाकिस्तान अच्छी तरह से आपको ट्रीट किया। सरदार बाबर अब्बासी साहब कैसे ट्रीट किया आपको? बहुत सारे मौजूद पे बात होती है, जब बंदा देखता है कि हाँ इनका विजन अच्छा है, चीज अच्छी है, सियासत अच्छी है, ये नहीं हम कह सकते कि देखें ये तो टीवी टॉक पे या दूसरे के नहीं, एक आम आदमी हमें ये पूछता है, उन आजाद उम्मीदवारों के लिए एक तासुर है कि जी बिक गया, ये पैसे ले लिए इसमें। हम नहीं देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है,
ना किसी से कुछ लिया है ना कुछ मांगा है। सही। ठीक है, एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है प्रधानमंत्री साहब के साथ, अभी के साथ मुलाकात होने के बाद, ना कुछ मांगा है ना कुछ लिया है ना कुछ लेना है। अगर पीपल्स पार्टी के रहनुमा बन गए तो ठीक है, अपनी मेहनत करेंगे तो अगर हमारे कोई चांस में हुई तो होगी इंशाल्लाह, पीपल्स पार्टी के साथ हैं और अब साथ ही रहेंगे इंशाल्लाह। चले, ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त। बाबर भाई साहब हमें ज्वाइन कर रहे थे। आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा बन चुके हैं, आप NA के कैंडिडेट थे 234 के। जिक्र कर रहे थे हम सिंध और कराची का और कराची के हलकों का, और कराची समेत सिंध भर के दीगर शहरों में क्या सूरत हाल रही। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने क्लीन स्वीप कर लिया। शाह साहब, पीपल्स पार्टी चौथी बार मुसलसल सिंध में हुकूमत बना लेगी, ऐसा ही है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध में तो बना ही लेगी, लेकिन इस दफा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दीगर सूबों में भी वाज़े तौर पे नजर आ रही है। अच्छा, और आप देखिए कि जो सूबाई सीटें हैं, पंजाब की 10 सीटें वहां से निकाल चुके हैं अब तक वो। 10 सीटें मामूली बात नहीं पंजाब से निकाल लेना। KPK से उन्होंने सीट निकाली है। पंजाब के अलावा उन्होंने बलूचिस्तान में लीड ले रखी है, 9 सीटें हमारे पास इत्तलात आ रही है कि अब तक वो ले चुके हैं। तो ये तमाम चीजें ये बता रही हैं कि चारों सूबों में पीपल्स पार्टी ने इस वक्त रीच ली है। और क्यों ली है कि बिलावल भुट्टो ने इस वक्त बड़ी जबरदस्त कैंपेन चलाई और अपने तरीके से उसने इलेक्शन कैंपेन को देखा, मुल्क भर में चला, और मुल्क भर में वो गया और हर जगह पे गली कूचों में भी जो है उसने अपनी इलेक्शन कैंपेन को दवाम बख्शा, जिसकी वजह से मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी में एक नई रूप फूंक दी गई है। और 83 सीटें जो है वो 83। तो बशीर मेमन का जादू नहीं चला सिंध में? देखिए, बशीर मेमन एक्चुअल ब्यूरोक्रेट था। अच्छा, और FIA सुने, FIA जो है अमूमन सियासी दौर जब आता है, जब जमहूरियत आती है, तो जो हुकूमतों में लोग होते हैं तो ज्यादातर FIA जो है वो उसको हम क्या बोलते हैं कि वॉशिंग मशीन का काम करती है। अच्छा, ठीक है, तो वो एक किरदार अदा कर रहे होते हैं उसमें लोगों को पहुंचाने का, लाने का, निकालने का। तो वो कुछ जो ज्यादा एक्टिव होते हैं, बशीर मेमन साहब जैसे हमारे मोहतरम, अच्छा, तो वो करीब हो जाते हैं, उनको कुर्बत मिल जाती है। तो ये तो उनका हक था जो उन्हें मिल गया। तो काम किया उन्होंने कुछ, जो जितने बड़े मनसब पे उनको बिठाया था। नून लीग का यहाँ पे रिजल्ट तो निल है। अंदर ही अंदर क्या काम हुए होंगे ये तो हम नहीं जानते, क्योंकि हम ब्यूरोक्रेट नहीं है। तो साफ ही है, हमें तो इतनी अंदर की बात नहीं पता, कुछ तो काम है। पूछ लेते हैं ना फिर। इखलाक हाशमी साहब ने हमें ज्वाइन किया, आपका ताल्लुक PMLN से। हाशमी साहब, खुश आमदीद कहेंगे शो में। क्या हाल है, ठीक ठाक हैं आप? मैं ठीक। हाशमी साहब, वो नवाज शरीफ साहब ने तकारीर के वो बड़े इंतजाम किए हुए थे, मीडिया बड़ा उन पर तनकीद कर रहा है, फिर अचानक वो खुद ही हार रहे हैं और उनकी जमात हार रही है। ये क्या हो रहा है सर? बात कहाँ से आ रही है हमारी? आपको पता कितनी सीटें मियां साहब ने तकरीर की है अभी? पूरे पाकिस्तान में लीड सर, हाथ हो गया ना आपके साथ इंडिपेंडेंट सर, 95 सर लीड कर गए। देखिए, तो हमारे कितने, हमारे भी अल्लाह का शुक्र है, अपना वो आजाद उम्मीदवार हैं। किसी पार्टी में भी हमारे साथ भी शामिल हो सकते हैं और भी नहीं, वो PTI के वो लोग हैं जिन्होंने कलाम पाक पे हलफ लिया था। यार यहाँ देखिए, हर आदमी जो जब इलेक्शन लड़ता है उसे हलफनामा लिया जाता है, एफिडेविट लिया जाता है, लेकिन वही लोग जो है चेंज तब्दील हो जाते हैं। ये पाकिस्तान की सियासत में आपने पहली दफा हो रहा है कि ये जो भी इलेक्शन लड़ता है उसे हलफ लिया जाता है। लेकिन यहाँ लोग जो है ना, क्योंकि उन्होंने किसी न किसी 72 घंटे में सियासी जमात में शामिल होना है, उन्होंने अगर वो नहीं होंगे जाती बात रुकनियां खत्म हो जाएगी, मूड में नहीं जाएंगे तकरीबन। अच्छा, तो मुझे ये बताइए कि इसका मतलब ये कि जरदारी साहब आगे आर्जी रखेंगे कि बिलावल को वजीर आजम बनवाएं और आप बनवा देंगे? यार मेरी बात सुनिए, अभी जो तकरीर मियां साहब नवाज शरीफ साहब ने की है ना, उन्होंने तमाम सियासी पार्टियों को दावा दी है कि मुल्क इस टाइम मुसीबत में है, प्रॉब्लम के अंदर। और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने तमाम इंडिपेंडेंट्स को दावत दी है सुबह नाश्ते पर। नहीं, वो सब दे रहे हैं, वो तो जरदारी साहब भी दे रहे हैं, हम भी देंगे, सब दे रहे हैं, वो तो नहीं उसका। ठीक है, आप कॉल पे रहे, आप कॉल पे रहे। PTI के जो बंदे हैं, इमरान खान के बंदों को अपने साथ लोगे। सलीम सचवानी साहब हमारे साथ बैठे हैं। सलीम सचवानी साहब ये कह रहे हैं कि कोई मसला नहीं है, सारे हमारे पास आ जाएंगे। इतने 2 तिहाई के दावेदार हो रहे थे। अच्छा, अब 2 तिहाई से ये 1 तिहाई पे आ गए, मगर फिर भी इनकी मस्तियां खत्म नहीं हो रही है। अच्छा, हार चुके हैं इलेक्शन, ये तमाम तर धांधले के बावजूद जो इलेक्शन हार चुके हैं। अवाम ने साबित किया कि इम्पोर्टेड प्राइम मिनिस्टर नामंजूर,
ये अवाम ने एक बार फिर साबित किया कि इम्पोर्टेड हुक्मरान नामंजूर, मगर फिर भी ये बाज नहीं आ रहे। लंदन की प्रॉपर्टियां बनाने वाले यहाँ पे हुक्मरानी करने के जो ख्वाब देख रहे थे ना सर, लंदन की प्रॉपर्टियां बनाने वाले जो हुक्मरानी के ख्वाब देख रहे थे ना, वो ख्वाब अब चिकना चूर हो गए सर। वो तारे तारे हो गए, टुकड़े टुकड़े हो गए। अब वो ख्वाब देखना बंद करे सर। वो ख्वाब देख, अब इस ख्वाब की तामीर में जो भी पार्टी शमूलियत इख्तियार करेगी वो अपनी हैसियत अवाम में जीरो कर देगी, याद रखिएगा। पीपल्स पार्टी ने अपनी हैसियत जीरो की थी और एक बार फिर जीरो करेगी अगर उन्होंने नून लीग के साथ। आप बोले जी। तो सब बीच में उन्होंने शुरू किया, मैंने शुरू नहीं किया सर। सौंपने वाली लड़ाई जहाँ सारा कुछ हो रहा है वहाँ उसके बारे में बात ही करते कि फटती है इनकी ना वहाँ पे। मसला ये है कि क्या बताओ ना, बोलो ना, नाम लो तुम्हारे साथ। हम तो बोलते हैं इंटरनेशनल मीडिया की, इंटरनेशनल स्टेब्लिशमेंट की गुलाम बनी हुई है हमारी स्टेब्लिशमेंट, और वही पूरा अदालती निजाम बर्बाद कर रही है, वही पूरे मुल्क को बर्बाद कर रही है। हम तो बोलते हैं, आप भी बोलो ना हमारे साथ में। आपके मुंह पर क्यों ताला लग जाते हैं? क्योंकि आप वहाँ के बेनिफिशियरी है। आप हर दौर में माशाल्लाह के बेनिफिशियरी है। आप हर दौर में, मुशर्रफ दौर में भी आप बेनिफिशियरी, जब आप बाहर चले गए तो डील लेके आप हर दौर के बेनिफिशियरी है सर। आप कहाँ पर हो? आप हर जुल्म के दौर के बेनिफिशियरी है। हर दौर में जहाँ जहाँ अवाम को डसा गया दौर के बेनिफिशियरी। बोले जो ना जी बोले। मैं ये कह रहा हूँ कि हमारी तुम्हारी औकात क्या है? ऊपर हाई लेवल पे बात हो रही है। हमारी तुम्हारी औकात ये है कि वो जो ऊपर लेवल पे बैठे वो हमारी और तुम्हारी वजह से बैठे हैं। अगर हम और तुम है तो वो ऊपर है, अगर हम और तुम भी नहीं है तो ऊपर भी कोई नहीं है। इखलाक हाशमी साहब, आप तीन बार वजीर आजम रहे, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, मुल्क भर की बड़ी जमात रही, सिंध में भी हुकूमतें कर चुकी है। नखरा नाज, पैसा, बैंक बैलेंस, सब कुछ, लोग भी मर मिटने वाले, फिर भी आप सेटिंग से वजीर आजम बनना चाह रहे हैं, फिर भी आप सेटिंग से हुकूमत लेना चाह रहे हैं। चौथी बार में यार कौन सेटिंग से आ रहा है? अभी आपने खुद कहा है, कौन सेटिंग से आ रहा है? अभी हार मान लो, हमारी सीटें कितनी है यहाँ? मान लो, हार मान लो भाई, आप हार चुके हो। यही जीत बनती है। आपकी सीटें इतनी दांगले के बावजूद आपकी सीटें बोले जी बोले। नहीं, हमारी कितनी सीट है? तुम्हें नजर दिया रहा है? चश्मा तुम्हारे लगा के दिखाओ। अरे मेरे सामने टीवी चल रहे नजर आ रहे हैं, बताओ, आप बताएं। 68 सबसे ज्यादा नशिस्तें हैं आपकी हमारी पीटीआई के बाद। तो इंडिपेंडेंट वालों की कितनी है? पीटीआई के बाद सुन ले बराबर। तुम्हें नवाज शरीफ का बुखार चढ़ा हुआ है। तुम नवाज शरीफ सब मुल्क का बराबर करने में नंबर 1 नवाज शरीफ, मुल्क लूटने में नंबर 1 नवाज शरीफ, लूट रहे हैं। एवन फील्ड और दीगर मकामात पर महिला बनाने में नवाज शरीफ, तुम्हारी खरबों डॉलर लूट के पक्का कानून में डालने वाला नवाज शरीफ। सनोल्ला क्यों हार गया? हाशमी साहब, साद रफीक राणा सलाम हार गए अपनी। तमीज नहीं है यार, क्यों लेते हो लाइन के ऊपर यार? अच्छा, तमीज नहीं है बात करने की, किसको बात नहीं करने देते। आप करें बात, इनको हमने खामोश करवा दिया। हाशमी साहब, जमहूरियत है। नहीं, क्या जमहूरियत है? मुझे बताए क्या जमहूरियत है? ये इन्हें बात करने की तमीज नहीं है। मैंने लूट लिया, फलान लूट लिया, फलान लूट लिया। अबे भाई को दूसरे नजर नहीं आ रहे लूटने वाले तुम्हें? अरे सर, ज़ियालत की गोद में कौन आया? नहीं करना जवाब देना, ज़ियालत की गोद से कौन निकला? पाकिस्तान मुशर्रफ की गोद से डील करके कौन बाहर गया? गरीब निजात रहे, आज जो बैठा हुआ है यहाँ, ये बैठ बाजवा की गोद से कौन निकल के गया पाकिस्तान से? अच्छा ठीक है, लोड शेडिंग खत्म कर रही है हमने, मोटर जो बना दिए और महंगी महंगी बिजली के मुआहदे कर रहा है। वजीर आजम कौन बन रहा है? के अंदर डुबो दिया। नवाज शरीफ साहब वजीर आजम बन रहे हैं। हाशमी साहब, एक प्रोजेक्ट दिखा दें। नवाज शरीफ साहब को वजीर आजम बनवा रहे अरे 10 डैमों की तामीर बंद करवा दी आपने, जिससे सस्ती बिजली और ज़राअत में बेहतरी आनी थी, मईशत बेहतर होनी थी, उस पर तामीर का काम ही आपने बंद करवा दिया। हमारी क्या औकात है तुम्हारी? मुझे बताया, मैं मारते हुए बैठे हुए हैं। हमारी और तुम्हारी औकात ये है कि हमारी और तुम्हारी वजह से ऊपर बैठे हुए हैं। कैसी बात कर रहे हो? टिकट भी नहीं मिला तुम नवाज शरीफ के जूते पॉलिश करने वाले, हमको बोलने वाले भाई। किसको टिकट नहीं मिला? तुम्हें टिकट भी नहीं दिया पीटीआई। और कोई बात नहीं, हम खान साहब के साथ थे, खान साहब के साथ हैं और खान साहब के साथ रहेंगे। हम जुल्म के खिलाफ थे, जुल्म के खिलाफ हैं। आपको टिकट मिला सर? नून लीग का मैं टिकट खुद नहीं लिया भाई, मुझे ना करना मैं भी यही कहती, मैंने खुद नहीं लिया। मैं भी यही कहती, मैंने खुद नहीं लिया। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, बहुत शुक्रिया हमारे साथ। और हकीकत में मैं तफसील बताऊंगा तो बहुत सी बातें आ जाएंगी। चले, बड़ा अच्छा एक इसमें आप माहौल में हमारी ट्रांसमिशन जारी है। शाह साहब, मैं चाहूंगा अब हम इख्तिताम की तरफ जा रहे हैं, फिर हम बैठेंगे इंशाल्लाह और पाकिस्तान की पॉलिटिक्स पर बात करेंगे। मैं चाह रहा हूँ लास्ट में एंड मोमेंट
कैसा हो और कैसे आपको पाकिस्तान में आगे ये जमहूरी मामला बनता हुआ नजर आ रहा है? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है आपका, और वाइंड अप करते हैं ताकि मामलात लोगों की समझ में आए। हमारे नाजरीन जो बड़े दिलचस्पी से देखते हैं आपका प्रोग्राम, तो उन तक बात जानी चाहिए। सिंध हुकूमत, आप अंदाजा कर सकते हैं, और तमाम यहाँ पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, मैं नहीं समझता कि इस वक्त सिंध हुकूमत बनाने में पीपल्स पार्टी को तकलीफ होगी। जिस तरीके का उनका सीटें निकली हैं, तो उनको ना किसी की हैंडलर की जरूरत है और ना किसी की हेल्प की जरूरत है, हाथ नहीं पकड़ना मांगते हो। बलूचिस्तान में सेम सूरत हाल है कि पीटीआई अपना नून लीग और पीपल्स पार्टी को जरूरत नहीं है वहां। ठीक है। इसी तरह आप पंजाब में जो सूबाई सीटें 130 अभी तक ले चुकी है नून लीग, कुछ रिजल्ट अभी बाकी हैं, और आजाद उम्मीदवार जो है 123 सीटों पर खड़े हुए हैं वहां, ये 124 पे खड़े हुए हैं, आई डोंट नो। देखें, वहां भी अब नवाज शरीफ को सूबाई हुकूमत बनाने में तकलीफ नहीं है। ठीक है। केपी के वाहिद जगह है जहां हुकूमत बनाना सबको महाल हो जाएगा। सही। बाकी 3 सूबों में वाज़े तौर पे जब सूबाई हुकूमत बनती नजर आ रही है, तो आप मुझे बता दीजिए कि उन वोट्स का जिनके ऊपर हम जिक्र कर रहे हैं बैठे हुए, आजाद उम्मीदवार, तो वो मुझे तीनों जगह सूबाई हुकूमतों में नजर नहीं आ रहे। कौमी असेंबली में उनकी वैल्यू इसलिए है कि उनके वोट से प्राइम मिनिस्टर सिलेक्ट होना है। वहां के लिए अब नाश्ते पांडे शुरू हो गए, वो हल जल्दी निकल आएगा, खत्म हो गई बात। जल्द आगे इस प्रोसेस बढ़ेगा। मलिक, आप क्या कैसे देख रहे हैं इस प्रोसेस को आज के दिन से? बिल्कुल, देखिए अब तो काफी हद तक पिक्चर जो है वो क्लियर हो चुकी है। अच्छा, और वो पिक्चर क्या क्लियर हो चुकी है? अब आप इल्जाम लगाएं या कोई अपनी नफरत का इजहार करें, वो लोगों की अपनी राय है। जरदारी साहब के मामले पे कि जी वो जो होना था बादशाह, वो तो हो गया। जिसके 62,000 वोट थे, 30 होने थे, वो हो गए। अच्छा, वो भी और वो भी हो गया, मजीद और भी चोट लगने लगेगी। अच्छा, लगेगी। जैसे भी शाह साहब ने तजिया पेश किया है, एक्चुअली होने यही जा रहा है। पंजाब नून लीग के पास है, ठीक है। हाँ, ये अलग बात है कि वो ख्वाहिशमंद थे चीफ मिनिस्टर के, जहांगीर तरीन वाले, अलीम खान वाले, वो मेरा ख्याल ख्वाब उनका पूरा ना हो सके, तो नून लीग वहां रह जाएगी। अब जो इंतशार अभी भी है, मैंडेट तो उनके पास आ गया है। अगर उनके पास अपना इंतखाबी निशान होता तो केपी के वाली की पोजीशन क्लियर होती। ठीक, इंतखाबी उनके पास निशान न होने की वजह से ना वो आजाद है, और हर बंदा जहर है उनको लुक में डालेगा। और अगर उनका नजरिया दुरुस्त है तो फिर भी मैंने आपको वही दोबारा बात दोहरा जाऊंगा कि खान साहब का इस वक्त बेहतरीन जो दाएं बाएं की तरफ हम देखें तो राजा नासिर अब्बास खड़े रहे हैं, राजा नासिर अब्बास, और इनको वहां पर चाहिए कि मिला लें और फौरी तौर पर अपने जो इनके जीते हैं ना कैंडिडेट, उनको खड़ा करें, उनको इधर देखने का मौका सेव करें। उनको अगर दूसरे नाश्ते में बुला रहे हैं तो ये क्या कर रहे हैं? आप बुलाए ना, आपके लोग हैं, आप बुलाएं। क्या खान साहब अगर जेल में पड़े हैं तो आपकी मुलाकातें भी हो रही हैं, अली गौर भी है, वो उमर अयूब भी है, और जो पहले बैठे और भी लोग बैठे हुए हैं, तो भाई आप अपने लोगों को तो बुलाएं। आप भी उनको वाज़ेह पोजीशन करें कि हमारे लोग हम इधर खड़े हुए हैं, उनसे बयान दिलवाएं कि हम उधर खड़े। उन्होंने कहीं ना कहीं तो जाना है, ये मजबूरी है, ठीक है। लेकिन सिंध की पोजीशन क्लियर हो गई, अब बलूचिस्तान की भी ऐसी क्लियर हो गई है, पंजाब भी क्लियर हो गया, तो एक वहां पर जो चीज आ रही है वो केपी के में रही है। मगर केपीआई जो अवाम का, मैं फिर कहूंगा कि जब मैंडेट दिया गया आजाद को, वहां पर बड़ा कोई तहम्मुल मिजाजी से बड़ा खूबसूरत सा कोई ना कोई एडजस्टमेंट होनी चाहिए, वरना वहां भी हुकूमत जहां मामला बड़ा खराब हो जाएगा। अगर आपने उन लोगों को हुकूमत न बनाने दी और ऐसे ही है वो तोड़ जोड़ की सियासत को वहां पर जो उनको उड़ा दिया गया, तो आवाम तो मजाल होगी ना। ठीक है, होगी। आवाम पूरा जो है ना वो 5 साल उसके पास है, फिर वो अपना कोई ना कोई रंग दिखाती रहेगी। बड़ा अहम सवाल है, आगे एक नई हुकूमत बन जाएगी, 5 साल का ही नहीं मुद्दा होगा उनके पास। सलीम सचवानी साहब, एक पकड़ धकड़ की सियासत हमने देखी आपके दौर में, फिर हमने पीडीएम के दौर में देखी, फिर एक और हुकूमत बनने जा रही है। ये सिलसिला रुकेगा? नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं आए सब बैठ जाते हैं, तो इस बार ये बैठने वाला फॉर्मूला कामयाब होगा? सर देखिए, आप आए बैठ जाए कहना एक अलग चीज है, और आए बैठने किस बुनियाद के ऊपर, किस पॉइंट के ऊपर हम आए बैठे, वो एक वजाहत होनी चाहिए। आए बैठे की दावत दें कि भाई हम मुल्क के अंदर से करप्शन का खात्मा करेंगे, हम मुल्क में रूल ऑफ लॉ लाएंगे। आए बैठे सब मिलके, फिर न बैठे तो जो न बैठे वो कसूरवार है।
मगर ये आए बैठे में जो है ना, आओ मिलके हलवा मांडा खाएं, तुम यहाँ से खाओगे, मैं यहाँ से खाऊंगा, ये तेरा है, ये मेरा है, तो सर उस बैठने का कोई फायदा नहीं है। ये सिर्फ अपनी जात के थे, ये अपनी जात के हैं और ये अपनी जात के रहेंगे। इन्होंने कभी मुल्क का न सोचा था, न सोचा है, न सोचेंगे। ये हमेशा उन्होंने मुल्क को नुकसान पहुंचाया था, नुकसान पहुंचाया और नुकसान पहुंचाएंगे। और ये जो बात कर रहे हैं कि वो जल्द से जल्द फैसला कर लें, तो उसका फैसला मैं अभी आपको थोड़ी देर पहले ही कहा था कि वो हमारे चेयरमैन साहब को चाहिए कि वो तमाम अपने कैंडिडेट्स को बुलवाएं, उनसे हलफनामे लें, उसको इलेक्शन कमीशन के पास और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास जमा करवाएं कि हमारी पार्टी को बंद नहीं किया गया, हमारी पार्टी में पाबंदी नहीं लगाई गई थी, हमारी पार्टी में कोई ऐसी पाबंदी नहीं थी कि हम लोग इलेक्शन नहीं कर सकते। सिंबल लिया गया था, पार्टी नहीं ली गई थी, पार्टी मौजूद थी, पार्टी मौजूद है, पार्टी मौजूद रहेगी। तो इस सिलसिले में थोड़ी फुर्ती दिखानी चाहिए और आज रात ही सबको बुला लेना चाहिए या सुबह 4 बजे बुलाना चाहिए, जैसे एज सुन एज पॉसिबल वो बुलवा के और पीटीआई का हलफनामा दाखिल कर लेके सबसे और इलेक्शन कमीशन और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास जरदारी साहब हम पीटीआई में थे, हम पीटीआई में आए और पीटीआई में रहेंगे। जरदारी साहब, मैं आखिरी दफा कहूंगा कि वाकई सियासत के पेश इमाम बने हैं, मुफम्मद के बादशाह हैं, उन्होंने अपने पत्ते बड़े जबरदस्त खेले हैं और उनके बगैर वफाक में गवर्नमेंट नहीं बनेगी। आगे आपका पॉइंट सर, और अगर ये आप कहें कि पत्ते खेले हैं और ये जुआ और ये नहीं चल रहा है, इसमें सिंपल सी बात है कि आवाम के वोट से जीते ये और आवाम के वोट से नहीं जीते। मेन चीज ये है कि आवाम ने तो मुंतखब किया है, जो अक्सरियत आई है, आवाम को वोट का दिया गया था, वो तो छीना गया। ठीक है, वो तो आवाम तो ईवीएम की मशीन के तहत छीना गया। क्या वोट का हक छीनने वालों में ये दोनों पार्टियां शामिल थी। नहीं होना चाहिए था, आज के लिए पीपल्स पार्टी को उसमें नहीं शामिल होना चाहिए था। आज के लिए इतना ही। और हमें याद है कि न सिर्फ जुल्फकार अली भुट्टो बल्कि उसके बाद बेनजीर भुट्टो, उसके बाद हमने देखा कि साबिक वजीर आजम इमरान खान, जो कि इस वक्त उनके नाम लेने पे भी पाबंदी है, वो बानी पीटीआई कहे जाते हैं, उनकी पार्टी का निशान गया। वो खुद चेयरमैनशिप से गए, वजारत उज़्मा के मनसब से गए, उनकी कैंडिडेट्स पाबंदे सलासल हो गए। फिर हमने देखा कि वो आज़ाद हैसियत से इलेक्शन उन्होंने कॉन्टेस्ट किया 2024, 8 फरवरी को ये मार्का था और उस मार्के में आम लोगों ने जो निशानात थे, जो सिंबल थे, जो बैंगन से लेके वो मुझे लतीफ़ खोसा का स्टेटमेंट याद है कि जहेज का सारा सामान था, लेकिन फिर भी पाकिस्तान की आवाम ने अपना हक अदा कर दिया और उन्होंने बता दिया कि हमारी पसंद ये है कि हम बानी पीटीआई को चाहते हैं। उनके नामजद करदा उम्मीदवारों को उन्होंने भारी अक्सरियत में जितवा दिया है। अब जो सियासी जो सूझबूझ रखते हैं, जो सियासी पंडित हैं, वो फैसला करेंगे पाकिस्तान की तारीख का। मुझे साजिद हुसैन को फिल वक्त इजाज़त दीजिए, मुलाकात होगी नए प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।